सितंबर के एंड से अभी मार्केट जैसे नीचे चल रही है, तो क्या उसके बाद भी जो आपने क्वार्टर के बाद आपने स्टॉक की लिस्ट निकाली होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर होगा, फिर उसके बाद भी आज हम फरवरी में बैठे हुए हैं, तो तब भी आप पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही उसको एग्जिट कर रहे हैं, या फिर क्योंकि अभी तो मार्केट 15-16% नीचे है, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का 15% रिटर्न जनरेट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मार्केट का हो गया है, मतलब एक अभी डिसेंट लेवल है टू एंटर। अच्छा। अगर कोई अभी एंटर करता है, जो अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो कभी ले ही नहीं पा रहे थे, वो अगर 40% डाउन है तो फिर बनता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऑप्शंस वगैरह पे ही ट्रेड करता था। मैं शायद अगर बड़ा पैसा शायद लूज़ करता ना तो शायद जल्दी रियलाइज़ होता। आई हैव बीन वेरी वेरी ईगरली वेटिंग कि मैं आपकी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझूं, तो एक बार आपकी स्ट्रेटजी के स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें समझा पाएं। जो स्ट्रैटेजी है किन लोगों के लिए है, एक तो जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं जैसे मेरी तरह के, जैसे ही वो डेट आने वाला हो उससे पहले एग्जिट कर लो, चाहे तुम 5% लॉस पे हो चाहे 5% प्रॉफिट पे हो। न्यू क्वार्टर, न्यू स्टॉक्स, न्यू बॉक्स। हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ लेकर आता हूं एक पॉडकास्ट और मैं कोशिश करता हूं कि जितने ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर पाएं आपके लिए, सो दैट आप अच्छे इन्वेस्टर बन पाएं, अच्छे ट्रेडर बन पाएं, या जिस भी तरीके से आप फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं, आप जो यहां से बेस्ट सीख सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए यहां पर गेस्ट लेकर आता हूं। तो आज इसी कोशिश में मेरे साथ है प्रकाश बेहुरा जी। प्रकाश जी पिछले 12 साल से भी ज्यादा टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा यूनिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल यूज करते हैं जहां पर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ में यूज करके अपने लिए अगले कुछ पीरियड के लिए, आप उसको स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे इस चीज को। तो यूनिक फॉर्म से फंडामेंटल और टेक्निकल को इस्तेमाल करके वो अपने ट्रेडिंग के थ्रू अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन में बताया कि वो एक जगह पे जॉब भी करते हैं। तो अपने बारे में पूरी जर्नी उनकी कैसी रही, क्या क्या पैरामीटर्स को वो यूज करते हैं, किस तरीके से वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, और कैसे वो हम तक इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं, ये सारी चीज के लिए आज हमारे साथ प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, वेलकम सो मच ऑन आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और मेरे इस इंट्रोडक्शन के अलावा आप अपने इंट्रोडक्शन में और क्या ऐड करना चाहेंगे। सो प्लीज अगर आप मुझे बता पाए ओके, तो। सो मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में 2012 से स्टार्ट हुई है। अच्छा। और 2012 में जब मैं एमबीए करने के बाद जब फर्स्ट जॉब किया है मैंने, तो एक ब्रोकर ब्रोकर के वहाँ पे कर रहा था, आईसीआईसी डायरेक्ट करके आपने सुना होगा, तो राइट। उसमें था पहले मैं 2-3 महीने वहाँ पे जॉब किया मैंने, तो वहीं से ही एक्चुअली मैं मतलब स्टॉक मार्केट से थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ। देन फिर और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऑप्शंस वगैरह पे ही ट्रेड करता था, मुझे इक्विटी वगैरह में ज़्यादा पता नहीं था, ऑल्दो इधर उधर मैंने सुना था थोड़ा बहुत, और अपना जो एमबीए के टाइम में मैंने पढ़ा था, बट एक्चुअली मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था उस चीज़ों पे। सो मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब करते थे ऑप्शन वगैरह, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड विद ऑप्शंस ओनली, पीईसी बाय करना, सेल करना, ये सब। सेलिंग तो नहीं कर पाते थे, ऑब्वियस रीजन, बिकॉज इतने कैपिटल नहीं होते थे। ऑप्शन बाइंग के थ्रू आपने स्टार्ट बाइंग किया। के थ्रू ही हम लोग मतलब मैंने स्टार्ट किया था मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ। देन फिर मैंने ज़्यादा दिन काम नहीं किया वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया था वो जो आईसीआईसी डायरेक्ट वाला जॉब था। तो फिर मैं एक रिसर्च कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, वो जो है फाइनेंशियल मॉडल वगैरह बनाते थे। अच्छा। एंड देन वहाँ पे पूरा सारा काम ये फाइनेंस से रिलेटेड ही, मतलब रिसर्च से रिलेटेड ही था। कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं था, बट बेसिक फाइनेंशियल्स जो होते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनाना और रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, बट वो सारी चीज़ें होती थी हमारे यूएस कंपनीज़ के लिए, इंडियन कंपनीज़ के लिए नहीं होता था। ओके। तो बट मैंने जब मार्केट को ट्रैक करता था तो मुझे लगता था कि जैसे मैं सुनता था कि रिलायंस है या इन्फोसिस है, तो सुना तो है मैंने नाम, बट वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, क्यों उसको इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। तो बट मैं 3-4 साल करता रहा मैं ऑप्शंस ऐसा, इस होप में कि एक दिन तो प्रॉफिटेबल हो ही जाऊँगा करके, बट ऑल्दो कुछ ऐसा हुआ नहीं। एंड देन फिर मैंने एक कंपनी जॉइन करी उसके बाद, डिश टीवी करके, नोएडा में ही उनका ऑफिस है। तो वहाँ पे मेनली मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा डिटेल में मैं जा पाया। रीज़न ये था कि मैं वहाँ पे ना इन्वेस्टर रिलेशन टीम में था मैं वहाँ पे। अच्छा। और इन्वेस्टर रिलेशंस के जो टीम में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनका काम होता है कि जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, हम्म। जो उस कंपनी को कवर करते हैं,
फॉर रिसर्च और बाय साइड सेल साइड के लिए। तो उनको डेटा प्रोवाइड करना है, और ऐसे नहीं कि अगर मान लो कोई ब्रोकर को किसी कंपनी से रिलेटेड, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए होता है, तो इन्वेस्टर रिलेशंस टीम में ही लेता है। तो आप अगर जितने भी बड़े कंपनीज देखोगे जो लिस्टेड हैं एनएससी बीएससी में, उन सारे कंपनीज का एक इन्वेस्टर रिलेशन टीम होता है। अदरवाइज अगर लिस्टेड नहीं है तो ज़रूरत नहीं होता इन्वेस्टर रिलेशन टीम की। बट वहाँ पे जब मैं इनसे बात करा ना, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में मुझे जानने का मन करा कि होता क्या है, काम कैसे कर रही है ना स्टॉक। क्योंकि मुझे ये आइडिया लग गया था कि ऑप्शन से मैं नहीं कमा पाऊंगा। बट मैं कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने बीच में छोड़ दिया कि नहीं ऑप्शन छोड़ देते हैं करके, क्योंकि होप। ये कौन से साल की आप बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 2012 में तो सिर्फ मैं निफ्टी का ही पी और सी बाय करता था, मैं कुछ सेलिंग वेलिंग मैंने नहीं करी। देन अगर 15 के अराउंड का टाइम हाँ, है मैं ये। यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2012 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी हाँ जी, हाँ ऑप्शन जी, बाइंग की, हाँ जी। तो 3 साल से आप लगातार ऑप्शन बाइंग कर रहे ऑप्शन थे कर फिर रहा उसके था, मैं बाद? बाइंग अच्छा। ही कर रहा था। और और तब आप प्रॉफिटेबल नहीं थे? बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ कभी, हुँ, मुझे प्रॉफिट हुआ। बट जब मैं ओवरऑल देखता था अपना कि मतलब 1 महीने बाद इस महीने क्या हुआ या 6 महीने में क्या हुआ, तो नेट-नेट में हमेशा से लॉस पे ही रहा। बट फिर ऐसा नहीं कि मैं किसी और चीज़ में मूव कर गया, मैं करता रहा। इसी होप में कि मैं तो फाइनेंस बैकग्राउंड का हूँ, मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो मुझे ये तो मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए, मतलब मुझे पता होना चाहिए मैं कैसे लॉस में हो सकता हुँ, हूँ। तो हुँ, एक ईगो भी होता है जो फाइनेंस हुँ, बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो मैं करते हैं। जब मैं इन्वेस्टर रिलेशन में 3 साल काम करा, तो उस टाइम पे भी मैं नहीं करा, मैं ऑप्शन ही कर रहा था। जबकि डेली बात होती थी स्टॉक्स के बारे में ही, मेरी कंपनी के बारे में बात होती थी, हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात होती थी। एयरटेल हमारा कॉम्पिटिटर था उस टाइम पे, राइट। क्योंकि डिश एंटीनाज़ वो भी कर रहे थे, है हाँ, ना? हाँ। तो उनके भी हम रिसर्च कर रहे हैं। और जो हमारी मीटिंग्स होती थी ब्रोकरेज के जो टॉप एनालिस्ट वगैरह होते थे, तो उन मीटिंग्स में ये सब बातें होती थी कि उसका आरपू ज़्यादा है, इसका तुम्हारा कम है, तुम्हारे बैलेंस शीट में ये प्रॉब्लम, ये सब है। अच्छा, बट स्टिल मैं स्टॉक की तरफ नहीं जा रहा, मैं अपना ऑप्शन पे ही कर रहा हूँ करके। अच्छा। बट अब फिर मैंने वहाँ 3 साल करीब जॉब किया, तो टोटल 6 इयर्स तो इसी में 3-3 साल मैंने दोनों कंपनीज़ में काम किया। देन आई मूव टू दिस कंपनी आई करंटली वर्किंग विथ, इट्स अ पब्लिशिंग कंपनी। एंड इसको जॉइन करने के बाद ना मुझे लगा कि थोड़ा मुझे ना डिटेल में घुसना चाहिए कि क्या होता है ये चीज़ें सारे ना। क्योंकि मैं मोटा-मोटा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी सैलरी भी नहीं थी कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लूज़ किया है करके। बट मैंने मोटा-मोटा लगाया कि ढाई 3 लाख रुपए मैंने लूज़ किया होगा। क्योंकि प्रॉफ़िट भी हुए, लॉस भी हुए, तो नेट अगर पूरा 6 साल देखोगे। में? हाँ, 6 साल में, क्योंकि मैं बड़े बेट नहीं लिए कभी। हाँ, हाँ। कि ऐसा नहीं कि मैं किसी से उधार ले लिया, कि अगर थोड़ा 2-4 मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेड हो गए तो मैं किसी से 2-4 लाख रुपए उधार लेके कर लूँ, मैंने ऐसे नहीं किया। तो इसीलिए ढाई 3 लाख रुपए मुझे 6 साल में लॉस हुए, क्योंकि मैं 1 लॉट 2 लॉट पे ऐसे काम करता था। कभी ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि मैं बहुत सारा पैसा लगा दूँ किसी से उधार-वधार लेके, लोन लेके। ऑल्दो मेरी क्रेडिट स्कोर वगैरह उस टाइम बहुत अच्छे थे। मैं चाहता तो लोन भी ले सकता था। बट इतना दिमाग था कि इतना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, पता चले वो भी सारा हो जाए। तो 6 साल तो यही रहा मेरा। देन जब मैंने ये पब्लिशिंग हाउस जॉइन किया, तो ये ऐसे कुछ नहीं था कि इसने मुझे बोला कि बुक्स पढ़ लो करके। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे आस-पास इतने सारे बुक्स रहते हैं, अगर आप किसी पब्लिशिंग हाउस में जाओगे ना, तो चारों तरफ आप बुक्स दिखेंगे आपको। राइट। सारे शेल्फ्स जो बने होते हैं, बुक्स ही होते हैं वहाँ पे। तो हमारे ना वहाँ पे एक सेक्शन होता है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की बुक्स रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, अराउंड 100 यू कैन फाइंड बुक्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ओनली। अच्छा। और मैं उसके सामने बैठता था बिल्कुल, जो मेरा क्यूबिकल था। तो मैंने कहा चलो, और मेरे जो बिज़नेस के एडिटर्स होते हैं वो मेरे सामने थे, तो उनसे बातचीत हुआ। मैंने कहा ये अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ता इसको करके। 1-2 बुक मैंने उठाई होगी स्टार्टिंग में। तो फिर मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट हुआ कि, और मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम, अब तो मैं नोएडा में रहता हूँ। तो दिल्ली से गुड़गाँव आपको पता ही है कितना टाइम लगता है, तो हाँ, हाँ। जाना-आना क्या करोगे बैठ के? तो मैंने कहा यही पढ़ लो। और मुझे ऐसा नहीं कि बीइंग इन पब्लिशिंग कंपनी, मैंने कभी ना जैसे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं नॉन फ़िक्शन पढ़ूँ या फ़िक्शन पढ़ूँ। मुझे इसी से रिलेटेड ही बुक्स अच्छे लगते हैं, हुँ। जो मार्केट से रिलेटेड होते हैं। और या क्योंकि एमबीए फाइनेंस किया था तो आपका तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा उसकी यस, तरफ रहा यस। होगा। और मुझे सेल्फ हेल्प थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ मैं। अच्छा। और अगर मैंने जितनी भी बुक्स पढ़े हैं आज तक अपने कंपनी में,
तो 10% होंगे इधर-उधर की बुक्स, 90% मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही पढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल के टाइटल्स भी होते हैं और लोकल टाइटल्स भी होते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया कि अगर सच में पैसे कमाना है ना, तो ऑप्शन से नहीं बनेगा वो बनेगा स्टॉक से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन से नहीं बनता, मैं नहीं बना पाऊँगा। जो मुझे लगा, मैंने रियलाइज़ किया 6 साल में कि मैं ऑप्शन से नहीं बना सकता पैसे, बिकॉज़ मेरा नेचर जो है ना, वो ऑप्शन से फिट नहीं हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना, बड़ी जल्दी-जल्दी होता है सारी चीज़ें, कि 20,000 पॉज़िटिव हो गया, 50,000 पॉज़िटिव, 20,000 नेगेटिव, इस तरह का होता है। और मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है, मैं बड़ा काम कंपोज़ वाला काम करना चाहता हूँ, बड़ा मतलब बैठे रहो लेके ना, उस टाइप का। तो इसको रियलाइज़ करने में टाइम लग गया थोड़ा, बट फिर मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं, करना यही है मेरे को करके। मैंने जो शायद जो 6 साल लगाए ना, शायद नहीं लगाता मैं, अगर मुझे कोई गाइड करता। आज है लोगों के पास ऑप्शन। अगर आप मान लो यूट्यूब में जितने आप एक वीडियो देखते हो यूट्यूब में, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं ना, तो आप एक पॉडकास्ट अगर देखते हो, तो उससे रिलेटेड भी तो पॉडकास्ट और आते हैं। तो अगर 10-12 पॉडकास्ट आज देख लो, आज की जो यंग जनरेशन है या जो आजकल न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस में पैसा बना सकता हूँ। मेरे टाइम पे वो कंटेंट नहीं था, तो जिसकी वजह से मेबी मुझे 6 साल लगे। दूसरी चीज़, मैं शायद अगर बड़ा पैसा शायद लूज़ करता ना, तो शायद जल्दी रियलाइज़ होता। मैंने बड़ा पैसा लूज़ नहीं किया है। ढाई 2 ढाई लाख या 3 लाख ज़्यादा से मैंने किया होगा, तो मेरी सैलरी के हिसाब से लगा था, ठीक है यार, करते रहते हैं, कुछ नहीं, एक ना एक दिन तो प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे ना करके। तो मेबी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी उस टाइम पे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और थर्ड थिंग एक क्या है कि अगर आप जब तक आप दूसरी नई चीज़ आप नहीं समझते हो ना, आपको दूसरे की डिमेरिट नहीं पता चलेगा, जो मेरा मानना है। ऐसा नहीं कि सही है ये चीज़। अब जब मैंने पढ़ा कि स्टॉक से कैसा ब बन रहा है पैसे, जब मैं इंटरनेशनल ट्रेडर्स को, जैसे मार्क मिनर्विनी है, इस तरह के जो बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, उनको देखा मैंने, वो ऑप्शन से नहीं बना रहे पैसे। दे आर मेकिंग मनी इन स्टॉक्स ओनली, है ना? तो मैं क्यों नहीं बना सकता? अब बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये मेरे को प्रॉपर सूट कर सकता है, ये मेरे नेचर टाइप का काम है, ना कि ऑप्शन। फिर ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन ऐसे छोड़ दिया करके, बुक पढ़ते टाइम पे भी ना, मैं ऑप्शन वाली बुक भी पढ़ा मैंने। अच्छा। एक बुक मैंने कहीं और भी बोला है, एक बुक है बड़ी अच्छी, ऑप्शन एज़ ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा। बड़ी अच्छी बुक है, अगर कोई ऑप्शन जानना चाहता है, डिटेल में उसको जानना चाहता है, तो बहुत अच्छी बुक है। उसमें सारे स्ट्रैटेजीज़ जितने भी आप यूट्यूब में जितने स्ट्रैटेजीज़ देखते हो या अदर सोर्सेज़ से देखते हो, सारा कुछ है उसमें, विद एडजस्टमेंट्स। अगर आप जैसे मान लो स्ट्रैडल है, सबको पता है कि स्ट्रैडल ऐसे बनता है। बस स्ट्रैडल को एडजस्ट करना हर बुक में अच्छे से नहीं लिखा गया है, उस बुक में है। तो मैंने उसको भी जानने की कोशिश करी, मैंने बड़े अच्छे-अच्छे एक्सेल्स बनाए हैं, अब मैं आपको शेयर करूँगा। तो वो एक्सेल से इतने यूज़ करके, उन स्ट्रैटेजीज़ को भी यूज़ करके, तभी मैं प्रॉफ़िटेबल नहीं रहा। तो समथिंग इज़ रॉन्ग, जो मेरे को सूट नहीं कर रहा। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए करके। फिर मैंने बड़े कम पैसे में चालू किया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि मैं लेके बैठ जाऊँ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। हो सकता है लोगों ने बहुत लोग तो यही कहते हैं ना कि वेल्थ लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही बनता है, शॉर्ट टर्म से तो नहीं बनता। बट मैं उस तरह का भी नहीं हूँ कि इतना लॉन्ग टर्म बैठ जाऊँ कि मैं एशियन पेंट लेके बैठ जाऊँ 5 साल बाद, है ना? मैं उतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। तो लार्ज कैप का अगर आप मैं बात करूँ, तो आप देखो ना, 3 साल अगर 4 साल देख लोगे तो नहीं है कुछ, और मैं अगर लार्ज कैप लेके बैठा हूँ तो मैं कितना कमा लेता? मुश्किल से 8% का सीएजीआर होता है। तो और मेरी इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है कि मैं 10% सीएजीआर के लिए मैं वेट करता रहूँ। मुझे पहले कैपिटल बनाना पड़ेगा ना, हो सकता है जब मैं 10-15 करोड़ या 20 करोड़ के कैपिटल के रेंज में पहुँचूँ, तब मेबी मेरे लिए प्रॉफ़िटेबल हो सकता है लार्ज कैप, बिकॉज़ वो सेफ भी होता है ना, आप लेके बैठ जाओ, 10% 15% का सीएजीआर इज़ एनफ एट दैट कैपिटल, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे लॉन्ग टर्म कर सकते हो ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, शॉर्ट टर्म करूँगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्विंग ट्रेडिंग भी करके कुछ होता है, जब आई वाज़ रीडिंग बुक्स। तो मैंने कहा शॉर्ट टर्म करेंगे, लेते हैं, कुछ दिन देखते हैं क्या होता है। तो मैंने किया कुछ दिन, 6, 7, 8 महीने मैंने किया। तो मैंने कहा प्रॉफ़िटेबल हूँ। मैं पुराना जब देखा, मैंने कहा 6 साल से जो नहीं हो रहा था, एटलीस्ट छोटा प्रॉफ़िट है, बट है तो सही ना प्रॉफ़िटेबल। किसी में गलत हो जाता था, तो फिर मैंने क्या कहते हैं, पोर्टफ़ोलियो लेवल पे मैं उसको काट देता था, कुछ करता। और थोड़ा बहुत ये भी है ना, स्टॉक में आप अगर मान लो गलत भी हो जाते हो,
थोड़ा होल्ड करते हो तो आप आ जाता है वो। अगर आपने एक डिसेंट स्टॉक उठाया है, और मैंने उस टाइम मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं करा, जब मैं स्टार्टिंग में करा था मैं बड़े स्टॉक्स लिए मैंने। अच्छा। तो वो क्या करते थे कि अब मान लो कुछ दिन साइडवेज है या कुछ थोड़ा गिर भी गया तो वापस आ जाते हैं वो लोग ना, आप थोड़ा सा होल्ड करते हो। ऑप्शन में तो नहीं होता, वो तो मंथ के एक्सपायरी में जीरो हो जाएगा, तो वो इसलिए मे बी हो सकता है। तो फिर मैंने जब ये बुक्स पढ़े ना, 2-3 बुक्स बड़े इन्फ्लुएंस किए मेरे को। एक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स करके है, ओनील करके राइटर हैं उसके, विलियम ओनील। और एक मिनरविनी के मैंने सारे वीडियोस देखे अच्छा। और बुक्स पढ़े उनके, और उनके जो पैटर्न्स, जो टेक्निकल पैटर्न्स यूज़ करते हैं वो देखा मैंने। और तो मैंने कहा कि ये पूरा कॉपी नहीं हो सकता इंडिया में, जो मैंने रियलाइज़ किया, हो सकता है मे बी लोग करते होंगे। तो मैंने कहा ये ठीक है, उससे प्रोसेस आप सीख सकते हो, बट इंडियन मार्केट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस मार्केट्स। हाँ, जो स्टॉक जो जिस तरह का वहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो इंडिया पे आप सिमिलर नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा अपना एक वर्जन बनाता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसको करके। तो मैंने कुछ चीज़ें उनसे लिया, मिनेरविनी से वाले स्ट्रैटेजीज़ से, कुछ मैंने ओनील वाले बुक से लिए, कुछ इधर-उधर, क्योंकि फिर तो क्या है ना, ये यूट्यूब वगैरह आने लग गए थे। टेक्निकल का मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। मैं जब पीईसी करता था, तब मैं टेक्निकल में क्या देखता था, मतलब जैसे वही ये में क्रॉसओवर देख लो, कुछ कर लो। आप विदाउट नॉलेज अगर टेक्निकल को भी यूज़ करोगे ना, तो वो भी आपको लॉस ही देगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको। मुझे कोई बोल देता था कि ये इंडिकेटर नया आया है, यहाँ पे बाय आ जाता है, बाय करो, यहाँ सेल आ जाएगा, सेल करो, प्रॉफिटेबल। मैं लगा के, कभी-कभी क्या होता था, मैं इंडिकेटर लगा के बैठ के देखता रहता था कि अब बाय सिग्नल आएगा, तो बाय सिग्नल आया, मैं ले लिया। अब जब मैंने ले लिया तो थोड़ी देर बाद बाय सिग्नल ही हट जाता था वहाँ पे। ओह! क्यों? रीज़न क्या है, जो मैंने रियलाइज़ किया बाद में, काफ़ी सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो होते हैं ना, वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। राइट। जो ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर्स बनाते हैं, वो अपना क्वेरी वगैरह लगा के, या जो भी उनका फ़ॉर्मूला वगैरह होता है, तो अब वो लैगिंग इंडिकेटर है। जैसे ही मतलब कैंडल क्लोज़ होने से पहले ना, जैसे मान लो आपने वीकली पे ट्रेड कर रहे हो, हाँ, कैंडल क्लोज़ होने से पहले वो बाय का सिग्नल आ गया आपके पास, ठीक है। आपने एंटर कर गए। हाँ, अब कैंडल जब तक क्लोज़ होगा ना, बाय का सिग्नल हट जाएगा वहाँ से, अच्छा। है ना? क्योंकि कैंडल क्लोज़ नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, और क्या होता है, जब आगे का 2-4 दिन हो जाते हैं ना, हाँ। तो जो कैलकुलेशन उन्होंने बिठा रखा है कि इतने टाइम के बाद का डेटा को लेके वो जो भी टेक्निकल वो बनाते हैं, तो कभी-कभी रिमूव हो जाता है। कई सारे ऐसे इंडिकेटर हैं, मैं मतलब आपको। उसने आज बाय सिग्नल दे दिया हाँ, और 2 दिन के बाद भी वो रिमूव हो जाता है? ऐसा भी हुआ है मेरे वो साथ। आई थिंक वो जो एक रीपेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, रीपेंट वाला, बिल्कुल, कुछ-कुछ बिल्कुल। कुछ-कुछ हाँ, इंडिकेटर्स मैं के अंदर वो मैं चीज़ उस होती है। उसको नाम नहीं ले पाया, उसको रीपेंट हाँ, कहते हैं। तो मोस्टली तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ, हाँ। कई सारे इंडिकेटर रीपेंट हो हाँ, जाते हैं। कुछ-कुछ इंडिकेटर्स रीपेंट तो होते हैं। जब मैं पहली बार ये ट्रेडिंग व्यू वाले इंडिकेटर से इंट्रोड्यूस हुआ ना, बड़ा खुश हुआ मैं। तो हम लोग 3-4 लोग हैं तो अपने। उसमें तो आपको ऐसा लगता होगा धोखा हो गया बस मेरे हाँ, साथ ये धोखा हो वाला। गया। नहीं, फर्स्ट टाइम बड़ा मैं हाँ, खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप बाय का इंडिकेटर आ गया, हाँ, अब बाय कर लो, सेल का आएगा, सेल कर लो। हाँ। करना क्या है, इतना सारा रिसर्च-विसर्च क्यों करना है हमको ना? राइट। तो मैं ना नए-नए इंडिकेटर ढूँढता रहता था यूट्यूब में, कौन-सा इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, उसको देखता हूँ मैं। तो जैसे पता चल गया, और मैं बैक टेस्ट कर लेता था। हुँ, मैं कहा, "ये तो बढ़िया है, पीछे देखा मैंने कि बाय आया था यहाँ पे, यहाँ सेल आ गया था, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है?" तो फिर अपने दोस्तों-वोस्तों को फ़ोन करता था मैं कि अब तो खजाना हाथ लगा है, मैं बताऊँगा, राइट। कल आप बात करेंगे। तो करते थे 2-4 दिन, 10 दिन, फिर पता चलता फिर लॉस में है। तो फिर मैंने कहा टेक्निकल है, बट फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में ही इसको एज़ ए करियर या एज़ ए सीरियसली अगर आपको ट्रेडिंग को लेना है, तो आपको फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बाद में कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा कि जिन स्टॉकों का फंडामेंटल अच्छा है ना, उनका टेक्निकल ना बढ़िया काम करता है। कोई से भी आप टेक्निकल लो, मान लो मोटा-मोटा। और हाँ वो जी, मेरे ख्याल से वहीं से आपका थॉट आया होगा कि कुछ स्टॉक जो अगर आप अच्छे खरीदते हो तो वो वापस अपने रेट पे आ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप फंडामेंटल के ऊपर शुरू से फोकस कर रहे थे उसके ऊपर। बिल्कुल। क्योंकि आप पहले लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो फंडामेंटली साउंड है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और होते हैं। यहीं से मेरे ख्याल से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ होगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ में हाँ, लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप इस चैनल से सारी वीडियोस देखकर ट्रेडिंग के निटी-ग्रिटीज, ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन क्या आप इससे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? दोस्तों, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होती है लाइव मार्केट में मेंटरशिप। और दोस्तों, ये मुमकिन है अपसर्च के ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, ये 3 महीने का प्रोग्राम
ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है, वो सभी लोग जो इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और एफएनओ मार्केट तीनों में ट्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। इस प्रोग्राम में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, फेलो एनालिस्ट के साथ अपने ट्रेड्स को डिस्कस भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाकर ट्रेमेंडसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं और वो लोग इस समय मल्टीपल मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही इसके नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो है ना, जो मैं आजकल यूज़ करता हूँ, तो मेरा स्ट्रैटेजी 80-20 प्रिंसिपल में यूज़ करता हूँ। तो मेरा पहला जो स्टेप है, मैं फंडामेंटली हाई ग्रोथ स्टॉक को ढूंढता हूँ। जो क्या होते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे जो बहुत अच्छा रिजल्ट जिन्होंने दिया है, उन स्टॉक को मैं ढूंढता हूँ। तो मोटा-मोटा अगर आप देखोगे मार्केट में 4000 अराउंड स्टॉक ट्रेड करते हैं, लिस्टेड है ना? ट्रेड करते हैं जिनमें वॉल्यूम होता है, वैसे तो लिस्टेड तो कितने राइट। सारे हैं। तो उसमें आप 4000 में कैसे कर सकते हो? या तो आप टीवी देख लो, टीवी वाले बोलेंगे कि हाँ, ये वाला ले लो, तो तुम ले लो, बिना कुछ देखे। या तो फिर अब 4000 का कैसे ट्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो मैंने कहा 4000 को कैसे करें? तो मैंने स्क्रीनर फिर यूज़ करना चालू किया। मैंने कहा कि पैरामीटर कुछ ऐसे डालता हूँ, मुझे जो-जो चाहिए उनको डाल के ना मैं उस 4000 को कम करके लाता हूँ 20-25 पे, अच्छा। है ना? तो 20-25 के बाद फिर मैं टेक्निकल पे जाऊँगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा देखता नहीं, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूँगा मैं कैसे करता हूँ। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच में फ़ॉलो करता हूँ और जो सिस्टम पे आता है ना, मैं ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली भरोसा कर लेता हूँ। मान लो मेरी स्क्रीनर पे आ गया कोई स्टॉक और मैं कल उसको लेके ले लूँगा, नहीं, मैं उसको डीप डाइव करता हूँ। अच्छा। अगर 5 मिनट, अगर 10 मिनट मैं देख लूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो 10 मिनट अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि ये ना ठीक स्टॉक है। मतलब मेरे वॉच लिस्ट वाला स्टॉक है। तो फिर मैं उसको रखे रखता हूँ और मैं वेट करता रहूँगा कि जब तक उसका ना एक बाइंग पॉइंट ना आ जाए। और बाइंग पॉइंट आप कभी कोई डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपका इंट्यूशन होता है। या तो कोई टेक्निकल फॉलो कर लो आप कि भई यहाँ पे आएगा तो मैं ले लूँगा। कभी-कभी अभी जैसे मेरे जो सर्कल में मेरे को पूछते हैं बाय कब करना है? मैंने कहा वो मेरे को भी नहीं पता बाय कब करना है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जहाँ से बाय कर लिया वहीं से भागने लग जाएगा। नहीं, कितना भी अच्छा स्टॉक हो आपको नहीं पता लगा राइट, सकते। राइट। आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही कर सकते हो, है ना? कि ये लेवल है जहाँ पे हमेशा से बाउंस मारता है स्टॉक और फंडामेंटली अच्छा है मेरा, मैंने इसके पे रिसर्च किया है, तो आप वहाँ पे 8% का रिस्क ले सकते हो। आप अगर आपने पूरे कैपिटल का 10% एलोकेट करा है किसी स्टॉक को, किसी स्टॉक पे लगाने का, उस पे 8% के रिस्क लेके आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि वो सही हो जाए। अब बट आप अगर 10 ले रहे हो ना ऐसे, जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, काम करता है अच्छा। अगर आप मंथ भर भी होल्ड करते हो, 1 एंड हाफ मंथ टू 2 मंथ, तो आप 10 टू 15% आप मतलब जनरेट कर सकते हो। पर स्टॉक, पर स्टॉक नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो ओवरऑल पे। पोर्टफोलियो हाँ, पे। सो व्हाट आई डू बेसिकली इज़ कि मेरा जो कैपिटल है ना, मैं उसको 10 पार्ट्स में अब थोड़ा मैं कम करने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस कह लो या जो भी है। पहले मैं क्या करता था, 10 स्टॉक में डिवाइड करता था। अगर मेरे पास मान लो 10 लैक्स है मान लो, तो मैं 10 स्टॉक लेता था। इक्वल एलोकेशन पे इक्वल लेते थे आप? एलोकेशन अच्छा। है, हाँ। और वो भी वॉच लिस्ट पे जो स्टॉक है मेरे, उन्हीं पे ही मैं करूँगा ट्रेड। और एक साथ में 10 नहीं लूँगा मैं। मैं क्या करूँगा, एक-एक करके लूँगा। आज अच्छा है ये वाला, आज मेरे बाइंग लेवल पे, मैं आज उसको लूँगा। फिर मैं वेट करूँगा दूसरा कब आएगा। तो ऐसे करके मुझे 10-15 दिन लगते हैं पूरा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फिर मैं पोर्टफोलियो एक बार बन जाता है, मैं छोड़ देता हूँ। ये नहीं कि किसी में मेरे को प्रॉफ़िट आ रहा है मैं काट दूँगा उसको, नहीं करता मैं ऐसा। अच्छा। तो मैं होल्ड करूँगा, मैं पोर्टफोलियो बेसिस पे एग्ज़िट मारूँगा उसको। मतलब आप 10-15% अगर आपको किसी स्टॉक में मिलेगा तो आप उसको बुक नहीं नहीं करेंगे। करूँगा। पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जब आ जाएगा तो आप उसको हाँ, बुक करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि क्या होगा 10-15 दिन बाद या महीने भर बाद, डेढ़ महीने बाद, कोई स्टॉक तो ऐसा होगा जो 20% दे रहा होगा, क्योंकि हुँ, आप हुँ। एक नीचे लेवल पे उसको ले रखे हो। कुछ 5% दे रहा होगा, कोई नेगेटिव भी होगा, क्योंकि आप अगर सभी में सही हो जाएगा तो फिर तो भगवान ही हो हाँ, गए, तो वो तो करेक्ट। नहीं हो हाँ, सकता। हाँ। तो मैं ये देखता हूँ मोटा-मोटा जो है ना पोर्टफोलियो लेवल पे, अगर 12 टू 15% मुझे जिस दिन देखा ना, आई एग्ज़िट एवरीथिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत जो चल रहा होगा मैं उसको रखूँगा या जो लॉस हो रहा होगा उसको हटा दूँगा, वो नहीं करता मैं। आई थिंक वो सेफेस्ट है मेरे लिए। अच्छा। बट अब क्या है, थोड़ा-सा आप ये कह लो कि एक्सपीरियंस हो गया जो भी है, अब मैं कर लेता हूँ ऐसे। जैसे मान लो मैंने 5 लिए हैं, क्योंकि कैपिटल भी मेरा बड़ा होता है, अब तो मैं जैसे 5 लेता हूँ, तो कोई अगर मुझे
आज लिया मैंने, 15% दे रहा है मेरे को हम्म, 1 हफ्ते में या 2 वीक्स में, तो मैं उसको काट दूँगा। क्योंकि मुझे चारों पे भरोसा है, मैं उसको रखे रखता हूँ। बट अच्छा। फॉर बिगिनर्स जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे इसको देखने के बाद, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 10 स्टॉक रखो आप। क्योंकि 10 से क्या होगा, आप डाइवर्सिफ़ाई भी हो जाओगे, है ना? और दूसरा क्या है कि 1-2 कुछ आपके खिलाफ चले भी गया ना, तो बच सकते हो आप। तो प्रकाश, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है हाँ कि जी। आप फॉर एग्जांपल सितंबर के एंड से अभी हुँ, मार्केट जैसे नीचे चल रही है, हुँ, तो क्या उसके बाद भी, जो आपने क्वार्टर के बाद आपने स्टॉक की लिस्ट निकाली हुँ, होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर होगा, फिर उसके बाद भी आज हम फरवरी में बैठे हुए हैं, हुँ, तो 2 क्वार्टर निकल चुके हैं। तो तब भी आप पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही उसको एग्ज़िट कर रहे हैं, या फिर क्योंकि हुँ, अभी तो मार्केट 15-16% नीचे है, 12-13% नीचे है टॉप से, बिल्कुल। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का 15% रिटर्न जनरेट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल है और मैंने नहीं करा है। हाँ। मैंने जो पोर्टफ़ोलियो बनाया है अभी, पहली बात तो जब ये स्टार्ट हुआ ना, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझे लगा कि सारे स्टॉक जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, मैं इमीडिएट नहीं लेता। मैं अभी आपको बोला ना राइट। कि जैसे रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो इसका मतलब मैं ले लूँगा उसको, नहीं ले रहा था। तो मैं वेट किया, तो उससे क्या होगा कि 15-20 डेज़ इस फॉल से ना मैं बचा। क्योंकि मुझे एक सर्टेन लेवल पे बाय करना है ना, मैं हुँ, नहीं तो क्या होता, रिज़ल्ट अच्छा मैं टॉप पे ले लेता, हुँ, तो मेरा पोर्टफ़ोलियो भी अभी सबकी तरह 30% डाउन होता। राइट। बट आई एम नॉट डाउन बाय 30%, कुछ 11% या 10-11% डाउन पे। क्यों? क्योंकि मैंने लोअर लेवल पे ले रखा है उनको। अभी रिसेंटली एक-एक करके ऐड करके अब मैं 10 है मेरे पास। 5 क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट के सिनेरियो खराब है। हुँ। 5 वाला मैं तब करता हूँ जब मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, बुलिश माहौल है चारों तरफ, अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं, फिर वो मेरे को सस्ता मिलता है तब मैं 5 करता हूँ। तो पोर्टफोलियो लेवल पे आपका एक टारगेट है। हाँ, 12 से 15% के हाँ, आसपास हम एक 12 नंबर का नंबर पकड़ हाँ, 12% का 12 मान लो, पकड़ हाँ। के चलते हैं। क्या पोर्टफोलियो लेवल पे स्टॉप लॉस भी है आपका? बिल्कुल है। अच्छा। अगर मान लो, और मेरे साथ बहुत कम हुआ है कि मेरा पोर्टफोलियो लेवल पे सेल हिट हो जाए। अभी मेरा 11% मैंने काटा नहीं, देयर इज़ सम रीज़न, बट जितनी बार मैंने, अगर मैं लास्ट 2-3 साल का देखूँगा, बहुत कम हुआ होगा, 2 या 3 बार हुआ होगा, जो मेरा पोर्टफोलियो 8% डाउन हो। और हो सकता है कि मार्केट भी ऐसे थे, तो इतने ज़्यादा फॉल नहीं आ रहे थे, एक चीज़ वो भी हो सकता है। बट बहुत कम होता है कि पोर्टफोलियो लेवल पे मेरे को 8% लॉस हो जाए। बट ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है, हुँ। इसमें हो सकता है। और ये मेरे ख्याल से इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि आप फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स पकड़ रहे हैं एनीवेज़। हाँ, अच्छे स्टॉक ले रहे क्योंकि हैं आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स ले रहे हैं, तो उनका सारे के सारे एक साथ गिर जाएँगे, उसके चांसेस बड़े कम है, बट इस सिनेरियो में गिर सकते हैं। इस अभी सिनेरियो में। अगर क्योंकि अभी जो मार्केट चल लेवल पे ही आपका फॉल आ रहा है तो प्रॉपर। मिड कैप आप देखो ना, एक हाँ, दिन में 8-8, 9-9% गिर बिल्कुल जाते हैं। सही बात है। वेरी, वेरी हाँ, गुड स्टॉक्स, मैं हाँ, नाम तो अभी नहीं लूँगा। वो ऐसे स्टॉक हैं जो कभी हाथ ही नहीं आते थे। आई हाँ। वेटेड फॉर 2 क्वार्टर्स कि मैं किस तरह से इसमें एंटर कर जाऊँ। हाँ। अब वो वहाँ से टॉप से 40% डाउन है। अब आप ले रहे हैं उनके स्टॉक्स को? मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत कैपिटल है। अच्छा, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कमेंट करना नहीं चाहिए। मार्केट का हो गया है, मतलब एक अभी डिसेंट लेवल है टू एंटर। अच्छा। अगर कोई अभी एंटर करता है, जो अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो कभी ले ही नहीं पा रहे थे, हाँ। वो अगर 40% डाउन है तो फिर बनता है उनको लेना। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत इंतज़ार हो गया है हमारा, हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे, एंड इवन इवन आई हैव बीन वेरी, वेरी ईगरली वेटिंग कि मैं आपकी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझूँ। तो एक बार आपकी स्ट्रैटेजी के स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें समझा पाएँ कि बिल्कुल। किस तरीके से आप उसको कहाँ पर बाय करते हैं, कैसे वो आपकी वॉच लिस्ट में आता है, फिर बिल्कुल। कैसे वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आता है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर नोटिस करते हैं। ठीक है। आपको लैपटॉप चाहिए होगा, हाँ जी, आप मुझे लैपटॉप चाहिए होगा। ओके, सो हाँ जी। प्लीज़ आप इसको लैपटॉप के थ्रू ही बिल्कुल लाइव जिस तरीके से हम करते हाँ हैं। जी। सो जैसे मैं बोल रहा था कि मैं पहले, सबसे पहले जो मेरा स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को मैं पहले फ़िल्टर करता हूँ। देन फिर उनको क्या करता हूँ, मैं टेक्निकली ट्रेड करता हूँ। इंडिकेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टेक्निकल इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता। 2-3 चीज़ें मैं सेटअप बता दूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर किसी को ठीक लगे, और वो अपना भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबका टेक्निकल इंडिकेटर्स अलग-अलग यूज़ करते हैं करके। तो अब हाई ग्रोथ स्टॉक को ढूँढेंगे कैसे हम लोग, है ना? तो एक वेबसाइट है स्क्रीनर डॉट इन करके, जो राइट। मैं बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इतना काम करके उसमें थोड़ा आइडिया लग गया कि कहाँ क्या-क्या चीज़ें कैसे होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ कैसे लगते हैं, ये सब चीज़ें। ऑल्दो सब कुछ अवेलेबल रहता है उसमें, जो-जो हमें बेसिक चीज़ें देखनी होती है, सारा डिटेल उसमें अवेलेबल होता है। हुँ, अच्छा, जो स्ट्रैटेजी है, मैं ये किन लोगों के लिए है, एक तो जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं जैसे मेरी तरह के, और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हुँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी है।
तो लॉन्ग टर्म में के लिए लार्ज कैप चाहिए होता है लोगों को ना, पोर्टफोलियो बेस्ड मेनली लार्ज कैप बेस्ड होता है। तो जो ये मेरे फ़िल्टर्स लगे होंगे ना, उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं आएँगे, क्योंकि मैं उन स्टॉक्स को टारगेट कर रहा हूँ, जो 2000 करोड़ के मार्केट कैप से लेके 20,000 करोड़ के मार्केट कैप तक हैं। अच्छा। तो मोस्टली स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स से रिलेटेड ही होंगे ये, ठीक है। मेरे जो फ़िल्टर पे आएँगे सारे स्टॉक्स। अच्छा, ये मैं एक उसमें वो है नोट कि इंट्राडे और इन सब के लिए तो है ही नहीं ऑप्शन वगैरह के लिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स आएँगे ना, ये ऑप्शन में नहीं होते हैं। नहीं होंगे, मोस्टली राइट। नहीं होंगे। इक्का-दुक्का कोई फँस जाए तो, बट मोस्टली नहीं होंगे, क्योंकि 20,000 करोड़ तक का कोई आएगा नहीं। हुँ, हुँ। स्ट्रैटेजी में क्या कर रहा हूँ मैं सबसे पहले कि जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आता है, जैसे दिसंबर में आया, तो उन उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, स्टॉक को फ़िल्टर करता हूँ कि कौन-कौन से स्टॉक जो हैं मेरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अगर मान लो 20 स्टॉक आ गए उसमें फ़िल्टर में, तो उसमें से क्या करता हूँ मैं, फर्दर डीप डाइव करता हूँ उन 20 को। ऐसा नहीं कि अगर 20 स्टॉक आ गए तो 20 को लेके ऐड कर लूँ सीधा वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करता मैं। उन 20 को पे मैं और थोड़ा-सा डीप डाइव करूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना उसमें, 5 से 10 मिनट। क्योंकि आप फंडामेंटल पे अगर जैसे बात करने लोगों को ना, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या-क्या देखना पड़ता होगा। मैं उतना नहीं कह रहा हूँ। 2-4 चीज़ें बस देखना है कि ये ठीक है, तो आप लेके वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर दो। ज़्यादा तो ये डिटेल में शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी 5-10 मिनट के आसपास हमें एक नज़र हाँ, मारनी है हाँ। उसके ऊपर, हाँ। कुछ पैरामीटर्स जो आप बताने वाले हैं हमें, जो हाँ, देखने जब हैं। स्क्रीनर पे क्या होता है ना, आप जैसे पैरामीटर डाल दोगे, आपने सेव कर लिया, राइट। तो जैसे आप रन करोगे या रिजल्ट जैसे आने लगेंगे ना, तो हुँ। आपके स्क्रीनर पे वो स्टॉक जो उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो आपके स्क्रीनर पे आने लग जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो आज रिजल्ट सीज़न, क्योंकि जैसे इन्फी वगैरह के रिजल्ट स्टार्ट होते हैं 10-12 तारीख को, उसके बाद से रिजल्ट आना चालू हो जाता है। तो आप मान लो आज शाम को देख रहे हो, उसमें नोटिफ़िकेशन भी है। हुँ, हुँ। गेट ईमेल का एक ऑप्शन होता है स्क्रीनर डॉट इन में। तो आप जैसे उस क्लिक करके रखोगे ना, तो जब भी कोई स्टॉक आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है आफ्टर डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स इन दैट क्वार्टर, तो आपको एक ईमेल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो आप हुँ, मान लो सपोज़ देखो कि 2 स्टॉक आ गए आज, तो हुँ। दोनों को 5-5, 10-10 मिनट लगाना है बस। अगर वो आपके और जो फर्दर चीज़ें मैं बताऊँगा, अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप उसको लेके वॉच लिस्ट में ऐड कर दो। ट्रेड नहीं करना उस टाइम पे उसको। ये ईमेल वाला जो फीचर है वो फ्री वर्ज़न में वो फ्री अवेलेबल है। वर्ज़न में ही है, उसमें कुछ पेड वाला है नहीं। मैं जो भी बोलूँगा, चाहे स्क्रीनर हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो, सारे फ्री वाले ही हैं, है ना? अलग से ठीक है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो फर्स्ट स्टेप हमने डीप डाइव करा, सेकंड स्टेप हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया उनको। थर्ड स्टेप क्या होगा, हम उसको टेक्निकल के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर अपना भी यूज़ कर लो, जो मैं बताऊँगा आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इसमें मैं आपको जो बता रहा था कि फंडामेंटल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। रीज़न ये है कि जो 2-3 चीज़ें मेरे को लगता है। एक तो क्या है कि आपको गलत होने के चांसेस कम हो जाएँगे, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा फंडामेंटली स्टॉक आपने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, हुँ, तो उसमें आपने ले भी लिया ना, तो 10% गिर भी गया ना, तो वापस आ जाता। तो चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग जो है ना, वो बहुत कम है। और अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही ले लेते हो बिना फंडामेंटल देख के, आपको पता नहीं वो स्टॉक कितना गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है। जिसे कुछ वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, हाँ, तो यहाँ मार्जिन पर ऑफ अच्छे सेफ्टी लेना मान लो, चाहिए। हाँ। क्योंकि आपने देख लिया कि वो अच्छा स्टॉक है, अच्छा ग्रो हुँ, कर रहा है, तो हुँ। चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग थोड़ा कम होगा ना। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप फ़िल्टर डाल रहे हो कि उसकी डेट इक्विटी इतनी होनी चाहिए, इस तरह के 4-5 फ़िल्टर मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो उससे क्या होगा कि जो मेन रिस्क फैक्टर है ना, वो हट जाएँगे आपके स्टॉक में से। तो कोई अगर मान लो हाई डेट कंपनी है, हुँ, तो आपके फ़िल्टर में आएगा ही नहीं वो, है ना? ठीक है, तो इस अप्रोच से क्या होता है कि हाई रिस्क वाले जो स्टॉक होते हैं, आपके फ़िल्टर में नहीं आएँगे। ठीक है। थर्ड क्या है कि मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, फ्यूचर ग्रोथ के लिए मोर रिलायबल होते हैं। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल तो आप क्या है, आप देखो कि ये ब्रेकआउट हो गया, हुँ, आपको पता नहीं कहाँ तक जाएगा और कहाँ से वापस आ जाएगा। बट अगर आप ये देख रहे हो कि हर साल उसके रेवेन्यूज़ अच्छे ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे जाके इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। हुँ, टेक्निकली आप इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फंडामेंटल्स आर वेरी काइंड ऑफ मोर रिलायबल देन टेक्निकल। टेक्निकल। खाली टेक्निकल अगर देख रहे हो ना, तो वो ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि मैं टेक्निकल को, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट टेक्निकल को थोड़ा-सा ना मैं स्पेकुलेटिव टाइप का मानता हूँ। बिकॉज़ आप एक कैंडल और हाई लो क्लोज़ के हिसाब से जो जिन लोगों को टेक्निकल आता है वो बहुत अच्छे से करते हैं। बट मैं नहीं मानता, क्योंकि शायद मुझे नहीं आता होगा टेक्निकल बहुत अच्छा। तो टेक्निकल को मैं थोड़ा उस एंगल में देखता हूँ कि स्पेकुलेटिव होता है, क्योंकि आपने देखा कि ये ब्रेकआउट हो गया, आपने ले लिया, या फिर कोई एक कप एंड हैंडल बन रहा है या कुछ ऐसा नहीं, कप एंड हैंडल चलता नहीं है, हुँ, कप एंड हैंडल बहुत अच्छा चलता है। बट अगर फंडामेंटल उस स्टॉक का अच्छा है ना, तो उसके चलने के चांसेस चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते 80-90% होंगे। हैं। करेक्ट। और अगर आप विदाउट फंडामेंटल देखें, आप पे, क्योंकि कप एंड हैंडल ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे स्टॉक में, बुरे स्टॉक में भी बनते हैं। हुँ, बुरे इन द सेंस कि जो जो थोड़े उतने ज़्यादा साउंड नहीं फंडामेंटल होते साउंड हैं। नहीं होते। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि चांसेस जो हैं थोड़े कम होंगे। तो विदाउट नोइंग प्रॉपर टेक्निकल, विदाउट नोइंग प्रॉपर रीडिंग बुक्स टेक्निकल के बेसिस पे प्रैक्टिसिंग,
अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हो ना, तो मैं उसको थोड़ा स्पेकुलेटिव एंगल में देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकली गलत है, वो नहीं मैं बोलना चाहता। मैं हाँ जी, हाँ एक जी। एक छोटी सी बात यहाँ पर मैंने नोटिस करी है आपके हाँ जी, बारे में, हाँ विद जी। योर परमिशन। हुँ। आप बहुत ही हम्बल हैं, जहाँ पर आप ये मान के चलते हैं कि मार्केट में सब कुछ काम कर रहा है, मेरी लिमिटेशन रही होगी कि मैं नहीं समझ पा रहा हाँ, उस हाँ, चीज़ तो को। अब ठीक है तो ना, क्योंकि सबका अलग-अलग क्योंकि है। मार्केट में ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करना शुरू करते हैं, स्पेशली जो लोग पैसा कमा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है और मेरी स्ट्रैटेजी जो वो बेस्ट है। हाँ। लेकिन आपने हमेशा से इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि टेक्निकल काम करता होगा, मुझे नहीं आता है। हाँ। तो ये हम्बल रहना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद हम्बल नहीं रहेंगे तो मार्केट हमें हम्बल बना देती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अब एक ना एक दिन बनना ही है। तो वही है टेक्निकल ऐसा मुझे देखो टेक्निकल को मुझे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि मेरा एक सिंपल सा अप्रोच है, अगर मान लो स्टॉक अच्छा आ गया मेरे पास, हाई ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो अब टेक्निकल नहीं भी देखूँगा तो मुझे अगर मैथ वाले हिसाब से जाऊँगा, मान लो 100 है, हुँ, स्टॉक किसी 100 पे ट्रेड कर रहा था और रिज़ल्ट अच्छा है 120 पे हो गया, तो मैं हुँ, 120 पे क्यों लूँ उसको? हुँ, हुँ, अप्रोच क्या होना चाहिए कि या तो 100 के आस-पास मुझे मिल जाए, राइट, है ना? जो अच्छे रिज़ल्ट से पहले जिस पे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, या थोड़ा मुझे सस्ता मिल जाए। मैं सस्ते खरीदना चाहता हूँ, मैं उसको 120 पे नहीं खरीदना चाहता। राइट, अब टेक्निकल मैं उसको इंडिकेटर लगा के कर लूँ या वैसे ही मैं दिमाग में रख लूँ कि नहीं, रिज़ल्ट से पहले ₹1000 का था, अब रिज़ल्ट के बाद क्योंकि क्या होता है जब अच्छे रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं कंपनीज़, तो बहुत ज़्यादा सूट कर जाता है, 20% बढ़ जाएगा, सॉरी 30% बढ़ जाएगा, इस तरह का हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा कम हो जाए, हुँ, मतलब कम फेयर प्राइस पे मैं उसको लूँ। हुँ, अब मैं जो ये नहीं पता कि उसके बाद और नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। मैं सस्ता लेना चाहता हूँ बस। मैं ठीक उसको है, 100 मतलब 1000 वाला स्टॉक मैं 1200 पे नहीं लूँगा। आई विल प्रेफर फॉर 1100 या 1000 के आस-पास मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं ठीक बिना टेक्निकल देखे भी ले सकता हूँ गॉट उसको। इट, गॉट इट। नाउ द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में जो मैं पैरामीटर्स डालता हूँ उसमें स्क्रीनर पे क्या-क्या मैं डालता हूँ, 1-2 मतलब 4-5 चीज़ें हैं। एक तो मैं उसमें डालता हूँ कि जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए स्टॉक का, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आपकी, सेल्स ग्रोथ। जैसे अभी ठीक है, दिसंबर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, हाँ, दिस दिसंबर वर्सेस लास्ट ईयर का दिसंबर का जो क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर का जो ग्रोथ है, हुँ, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है 10% से ज़्यादा होना चाहिए सेल्स ग्रोथ। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर कोई एक कंपनी 10% से ज़्यादा पे अपना सेल्स ग्रो कर पा रहा है और प्रॉफिट ग्रो कर पा रहा है, तो मैं उसको हाई ग्रोथ काइंड ऑफ कैटेगरी में डालता हूँ। ठीक है, थर्ड क्या मैं मानता हूँ कि जो क्वार्टरली सेल्स है ना, जो जो अभी रिसेंट रिपोर्ट हुआ है, वो हाईएस्ट होना चाहिए। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर का जो ग्रोथ नहीं, सेल्स की जो वैल्यू है, क्वार्टर के जो इस क्वार्टर का सेल्स का नंबर है, वो हाँ, अभी तक का हाईएस्ट होना हाईएस्ट चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, बट नॉट फॉर सीज़नली इम्पैक्टेड कंपनीज़। क्या कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे हर कई कंपनी ऐसे होते हैं जिनका सितंबर का क्वार्टर हमेशा ही अच्छा आता है, हुँ, हुँ, हुँ। दिसंबर का नहीं आता। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे ऐसी कुछ कंपनीज़ के? अभी 1-2 कंपनी में जब हम करेंगे ना, जब हाँ, लाइव एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे उसमें मैं देख अच्छा, लेंगे हम। ओके। तो उसमें हाईएस्ट नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, सितंबर ही हाईएस्ट होगा ना फिर हाँ, उसका। हाँ, राइट, राइट, लास्ट राइट, हमेशा से हर सितंबर का क्वार्टर उनका अच्छा होता है, ठीक है। दिसंबर का नहीं होता सीज़नैलिटी की वजह से। इसका मतलब नहीं कंपनी खराब है वो। राइट, राइट, राइट। तो सीज़नैलिटी को भी देखना चाहिए, बट प्रेफ़र ये करना चाहिए कि जो जिस क्वार्टर को आप देख रहे हो, अगर उसमें सीज़नैलिटी नहीं है उस कंपनी में, हुँ, तो उसका सेल्स हाईएस्ट होना चाहिए, उसका प्रॉफ़िट भी हाईएस्ट होना चाहिए। अच्छा, तो 4 चीज़ें हैं, वाई-ओ-वाई ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफ़िट ग्रोथ भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए, सेल्स हाईएस्ट होना चाहिए उस क्वार्टर का और प्रॉफ़िट भी हाईएस्ट होना चाहिए उस क्वार्टर का। ये ओके, 4 चीज़ें हैं। ओके, देन प्रमोटर होल्डिंग 51% से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्रोल रहता है। कई सारे ऐसे कंपनीज़ मिलेंगे आपको, अच्छी कंपनीज़ हैं, जिनकी होल्डिंग 40-42% होते हैं, जैसे परसिस्टेंट वगैरह टाइप के जो 20-30% की रेंज में उनकी प्रमोटर हो। इसका मतलब ये नहीं कि खराब कंपनी है वो। हुँ। बट आप फ़िल्टर में डाल दोगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो अब इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तो क्यों करना है जो 50% के नीचे प्रमोटर होल्डिंग है जिसकी, है ना? यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। प्रकाश आपसे हुँ, कि अब ऑल्दो आपकी फ़िल्टर में जो आपने अभी कंडीशन नहीं बताई है, हुँ। लेकिन आप बाद में शायद हाँ बताएँगे जी, हाँ कि जी। आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात कर रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन आज की डेट में फॉर एग्ज़ाम्पल हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, एल&टी की बात करें और बहुत सारी और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आईटीसी की बात करें, तो हुँ। इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। हाँ, और मैंने कहीं पर कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नाउ मूविंग फ्रॉम प्रमोटर ड्रिवन एंटिटीज़ टू प्रोफेशनली ड्रिवन एंटिटीज़, बिल्कुल, जैसे कि यूएस में भी होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर इस पैरामीटर को हम कैसे जज करेंगे? मैं वही कहता हूँ। अब क्या होता है ना कि 20 स्टॉक के लिए ना मैंने ये हुँ, सारे पैरामीटर्स डाले हैं। अच्छा। अगर मान लो कोई थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, ये क्या है कि आप
जॉब करते हो आप या स्विंग ट्रेडर हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, इस तरह के फ़िल्टर से क्या होंगे, 20 आ जाएँगे। बट यू राइट। हैव सम टाइम अगर है आपके पास, हम्म। तो आप इस फ़िल्टर को हटा सकते हो। अच्छा। बिकॉज़ आपके सारे पैरामीटर हम्म। फुलफ़िल कर रहे हैं। प्रमोटर वाली चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि आजकल ऐसे कंपनीज़ और हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ ऐसी कंपनीज को कंफर्टेबल है, होल्ड हाँ, करने के तो लिए। इन दैट केस तो आप ये वाला फ़िल्टर हटा दो। ठीक है। है ना? तो फिर क्या होगा, फिर अच्छी ग्रोथ की कंपनी आ सकती हैं। हम्म। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ़ ये फ़िल्टर तो कम 20 के लिए, मैं कई चीज़ें हटा देता हूँ ताकि मैं 100 देखना चाहता हूँ मान लो। है ना? बिकॉज़ आई टेक 2 मिनट्स टू एनालाइज़ अ कंपनी जो राइट। स्क्रीनर पे। राइट। बट अगर कोई 10-15 मिनट ले रहा है और वो लगता है इतनी सारी कंपनी नहीं देखना, तो ये फ़िल्टर डाल दो। ठीक है ना? ठीक। तो गॉट उसकी वजह से ही है ये, टू गॉट इट। सिम्प्लीफाई थिंग्स। गॉट मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ से नीचे उसमें फ़िल्टर में ही डाल देंगे हम, क्योंकि हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे फ़ोकस करें। रीज़न ये है कि अगर ये सारे फ़िल्टर आप उस पे डालोगे, लार्ज कैप भी आएँगे। अगर मान लो 20,000 हाईएस्ट वाले को हटा के आप 1 लाख कर दो, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की, तो कुछ ऐसे लार्ज कैप कंपनी भी आएँगे, बट वो मूव नहीं करेंगे अच्छे। अच्छा। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं ये मतलब मेरा ये मानना है कि होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई महीने होना चाहिए। 2 ढाई महीने या 3 महीने में लार्ज कैप आपको इतना मूवमेंट नहीं देगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, रहोगे उसमें, बट इतने हाई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा लार्ज कैप, स्मॉल कैप सॉरी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के होते हैं, उसमें मोमेंटम रहता है ना। तो कभी आपने एचडीएफसी को नहीं देखा होगा, 8% बढ़ गया, ना बिल्कुल सही है बात। ना? बट आपने शक्ति पंप को, देखा है बिल्कुल। है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। अपर सर्किट मारते रहते हैं, हाँ। सिलचर टैग, ये सब इस तरह की हाँ। कंपनीज होते हैं ना, तो इसी बेसिस पे ही 20,000 तक है। ठीक है। और मैं एक और फ़िल्टर है इसमें, एफआईआई होल्डिंग में मानता हूँ कि 2% से ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये है कि जो एफआईआई होते हैं किसी कंपनी में, जो इन्वेस्ट करते हैं ना 1-1.5% से ज़्यादा या 2% के अराउंड, तो बड़ा डीप डाइव करते हैं। राइट। आप हमको जो नहीं पता होगा ना, वो एफआईआई डीआई को पता होता है ना? बिकॉज़ मुझे इसलिए नॉलेज है क्योंकि जब मैं इन्वेस्टर रिलेशन में था, वो बहुत सवाल पूछते थे मेरे को ना, क्या होगा? प्लांट में आके घूमते थे हमारे साथ 2-2 दिन तक, अच्छा। कि कहाँ मशीनरी लगी है, तुम स्टॉक्स कहाँ रखते हो, इन्वेंट्री, हमें इतना एक्सेस नहीं है। आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहोगे, डिटेल में ज़्यादा जानना चाहोगे, तो आपको मैनेजमेंट एंटरटेन नहीं करेगा। बट अगर एफआईआई जाता है तो उनको सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम सब प्रोवाइड करते थे उनको। तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस एफआईआई का आम जनता से ज़्यादा ही होता है। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि अगर किसी में एफआईआई इन्वेस्टेड है, तो उन्होंने रिसर्च अच्छा किया होगा, तब लिया होगा उन्होंने। FII नॉट DII। DI का कोई डीआईए रोल भी नहीं करते हैं, डीआईए भी करते हैं। मैं एफआईआई को थोड़ा उनसे ज़्यादा, मतलब मेरा मानना ऐसा है, ऐसा नहीं है कि डीआईए नहीं करते, डीआईए भी करते हैं। तो किसी कंपनी में अगर एफआईआई, डीआई अच्छी होल्डिंग रख रहे हैं ना 2% से ज़्यादा, तो वो अच्छी कंपनी है वो। मतलब हम इसमें कंडीशन जो है वो FII वाली देख रहे हैं। मैंने एफआईआई वाली डाली है, तो अगर कोई थोड़ा और देखना चाहता है तो डीआई भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। या तो एफआईआई 2% से ज़्यादा हो, या फिर डीआईए 2% से बट ज़्यादा DI हो। का एक प्रेशर ये भी है कि जैसे इंडिया में आज की डेट में म्यूचुअल फंड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाँ, तो उनके पास उनकी मजबूरी भी हो सकती है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना यस, ही है मुझे, यस, अदरवाइज मैं रिटर्न कैसे जनरेट यस। करके बट दूंगा। एफआईआई के साथ ऐसा FII के नहीं पास है। ऐसी हाँ, मजबूरी हो तो सकता है ना हो। इसीलिए मैंने एफआईआई रखा है। बट अगर एफआईआई किसी में 2% से ज़्यादा है, वो गुड कंपनी है। परफेक्ट। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20% से ज़्यादा होना चाहिए। लोग उसको 15 भी कर सकते हैं। अच्छा। 20% बहुत कम कंपनीज में मिलेगा आपको, हाँ हाँ है ना? हाँ तो मैं जानबूझ के मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मुझे 500 कंपनी नहीं देखना है। हाँ। फॉर मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, 400-500 कंपनी देखने में परेशान भी हो सकते हो ना आप। तो ठीक है, 20% से ज़्यादा वाले भी है ना। कोई मान लो 15% वाली कंपनी जिसकी आरओसी 15% से ज़्यादा है, कोई 20% से ज़्यादा, मैं ऑब्वियसली 20% वाले को प्रेफर करूँगा ना। राइट राइट। तो मैं इन फ़िल्टरों को लगाने के बाद मैंने जो लास्ट 4-5 क्वार्टर देखा है मैंने अभी, तो 30 के करीब कंपनीज़ आते हैं। 30 में से आपको 10 ढूँढना है। आपको 200 में से 10 नहीं ढूँढना है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को डाल के उसको कम करा है छोटा मैंने, करने की छोटा करना है। फ़िल्टर जो है वो कम होके, मतलब कम स्टॉक्स आएँ फ़िल्टर में, ताकि आप थोड़ा टाइम भी ज़्यादा दे सकते हो। उसमें से आप 5 चूज़ कर लो। बट अगर उस समय हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ किसी टाइम पे मान लेते हैं हाँ, कि हाँ। सिर्फ 4-5 कंपनीज आ रही हैं, हुँ। तो आप ये ROC वाले फिल्टर को थोड़ा सा कम भी कर देंगे, लाइट भी कर देंगे, 15% 17% कुछ ऐसा भी कर सकते वो हैं भी क्या? कर सकते हैं। देखो, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि लोगों के लिए कम करने के लिए, तो मैं ऐसे भी कंपनी देख लेता हूँ जो 15% है। क्योंकि अब जैसे आप 15% डालोगे ना, तो फ़िल्टर पे आपके 30 नहीं आएँगे कंपनीज़, तो फिर आएँगे 70-80। अच्छा। तो 70-80 पे जाने से अच्छा हाँ। आप 30 में से चूज़ कर तो लो। बेसिकली हर कोई अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल, प्ले अराउंड कर सकता है उन बिल्कुल कर पैरामीटर्स के सकते हैं, अराउंड। बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं। और दूसरा,
कि आपको मेरा ये मानना है कि आपको पूरे क्वार्टर में ना अगर आपको 5-6 स्टॉक्स अच्छे मिल जाते हैं, हम्म। तो आपको और ज़्यादा कुछ करने इधर-उधर की जरूरत देखने नहीं की है, हाँ ज़रूरत बिल्कुल है सही नहीं, बात है है। ना? तो आप उनको एक राइट टाइम पे बाय करो, राइट टाइम हाँ, पे सेल कर दो। बिल्कुल सही बात तो 5-6 के लिए तो मिल ही जाएँगे। आप 30 में से आपको 5-6 तो मैं बोल रहा हूँ 7-8 मिल जाएँगे अगर आप ऐसे करते हो और आप ट्रेड करते रहो उनको 3 महीने, फिर जैसे ही आपका 3 महीने खत्म होने वाला है, फिर क्वार्टर आ जाएगा, है, करेक्ट। न्यू तो क्वार्टर में। तो अभी तक हमने जो पैरामीटर डिस्कस करे हैं, एक बार रीकैप कर लेते हैं। हुँ, एक, हमें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ रेट 10% से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ रेट 10% से ऊपर होना बिल्कुल। चाहिए। क्वार्टरली सेल हाईएस्ट एवर होनी चाहिए। हुँ, क्वार्टरली प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होना चाहिए। एफआईआई की होल्डिंग 2% से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, और आरओसीई 20% 20% के आसपास अच्छा। होना चाहिए। हुँ, और 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की मार्केट कैप होनी चाहिए। बस ये यही सारी यही कंडीशंस है, यही आप है। एक स्क्रीनर में डालना शुरू कर देंगे। हाँ, मैं वो बता दूँगा कैसे हाँ, डालना है उसमें, वो बड़ा सिंपल है, उसमें कुछ है और नहीं आप वो उसको। स्क्रीनर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बिल्कुल अभी? कर रहे हैं शेयर अरे और वाह! वो उसके लिंक भी आप मतलब दे डिस्क्रिप्शन सकते में हम हैं। डाल हाँ, देंगे उसको। और 2 छोटे से और हैं, एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो है जो 0.5 से कम होना कम होना चाहिए। चाहिए। रीज़न ये है कि मैं हाई डेट वाले कंपनी में फ़ोकस नहीं करता। अच्छा, तो इसीलिए 0 पॉइंट अगर किसी को लगता है कि चलो और ज़्यादा कंपनी चाहिए तो उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट 0.5 से नीचे वाली जो डेट टू इक्विटी वाले कंपनी जो होते हैं वो ठीक-ठाक रिलेटिवली सेफ होती है। से सेफ ही होती हैं। अच्छा, मतलब खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में हाई वो नहीं होना चाहिए, डेट होना चाहिए। वो रिस्की मानता हूँ मैं। अच्छा, तो इसलिए उसको 0.5 पॉइंट से नीचे कर रहा है। ओके। एक और है जो रेटिंग सिस्टम ही है, प्योर ट्रस्ट की स्कोर कहते हैं उसको। हाँ जी, वो क्या करता है कि सारी जो कंपनी की जो ऑपरेशन एफिशिएंसी रेट, डेटर डेज़ हैं, ये सारे को पैरामीटर करके ना एक स्कोरिंग होती है वो। हुँ, स्क्रीनर पे वो अवेलेबल है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मैं उसको डाल के रखता हूँ 5 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो सारे स्टॉकों का वो अपने आप कैलकुलेट करता है रिजल्ट के बाद। तो 5 से ज़्यादा होगा तो तभी आपके फ़िल्टर में आएगा। अगर 5 से कम है, मैंने जब देखा है लास्ट में जब मैं बैक टेस्ट करता था, तो उन कंपनीज़ में प्रॉब्लम होती थी कुछ ना कुछ, जो हमें नहीं दिखता था और हम फेस ऑफ उस पे नहीं दिखता था। बिकॉज़ आप जब एनालाइज़ कर रहे हो ना किसी कंपनी को, तो आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते हो। राइट। 5 मिनट में सारी चीज़ें देख के एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसको डाला कि जो प्यूटर्स की स्कोर है, अगर 5 से ज़्यादा है तो डिसेंट कंपनी है वो। एक बार 2 मिनट आपके साथ स्पेंड कर पाएँगे? पेट्रोल्स बोलिए। के स्कोर में हम क्या-क्या देखते हैं? इसमें अगर मैं मोटा-मोटा देखो प्रॉफ़िटेबिलिटी क्या है, कि मार्जिन्स क्या कर रहे हैं। मार्जिन्स में क्या होगा कि मान लो ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 30% था। अब अगर 25 हो गया, समथिंग इज़ रॉन्ग, है ना? अच्छा, तो अगर उसमें क्या होगा, अगर 28-29 है तो उनकी अलग स्कोरिंग होती है, ठीक है? लिवरेजेज़ में होगा कि कितना ये जो क्या कहते हैं उसको प्लेस कर रखा है उन्होंने, अच्छा, है ना? प्रोमोटर, वो भी एक पैरामीटर होता है। ऑपरेशन एफिशिएंसी में कि कैश फ्लोज़ कैसे हैं, डेटर डेज़ कैसे हैं उसके, रिसीवेबल डेज़ कैसे हैं। ओके, तो ये सारे को कंबाइन करके उनकी एक रेटिंग जो स्क्रीनर कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिक, और वैसे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है तो हम उसको ऐसे ले सकते हैं कि 5 से अगर ज़्यादा है ना, वो सेफ कंपनी है। 5 एंड मोर देन 5। मोर देन 5, 5 एंड मोर देन 5 या ठीक, 5 से ज़्यादा कर दो आप, तो अच्छी कंपनीज़ ही आएँगी उसके ठीक अंदर। है, ठीक, तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो स्क्रीनर पे डालना है। ठीक है। अब क्या है, मैं स्क्रीनर डॉट इन यूज़ करता हूँ, तो इसको करना कैसे है, तो जब आप स्क्रीनर पे लॉगिन करते हो फर्स्ट टाइम, तो आप जो भी जीमेल आईडी वगैरह यूज़ करके आप लॉगिन कर लो, तो फर्स्ट जो पेज आता है ना, उसमें क्रिएट न्यू स्क्रीन करके एक ऑप्शन होता है, इस तरीके के होगा। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूँ कि अपसर्च प्लेटफ़ॉर्म पे हमारा एक पूरा कोर्स है, जहाँ पर आप पूरा का पूरा स्क्रीनर स्क्रैच से लेकर एंड तक आप उसको सीख सकते हैं। और स्क्रीनर जिन्होंने बनाया है, उन्हीं दोनों प्रमोटर्स ने ही आके, उन्हीं फाउंडर्स ने आके पूरा स्क्रीनर का प्लेटफ़ॉर्म आपको सिखाया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप उस पूरे कोर्स को भी सीख सकते हैं, एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। जो पैरामीटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना स्क्रीनर में, वो फ्री वर्ज़न में ही है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डीप डाइव करना है और चीज़ें देखनी, क्योंकि कुछ और फीचर्स हैं पेड वाले में, तो आई थिंक फ्री वाले में हो जाएगा। और अगर क्योंकि उसमें बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं प्रीमियम में, अगर कोई यूज़ करता है, बट अदरवाइज़ अपने स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूरत है नहीं, बट अगर कोई ऑलराइट, करना चाहता है तो ठीक अपना। है। तो जब आप लॉगिन करते हो तो इस तरह का एक जो स्क्रीन आता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है क्रिएट न्यू स्क्रीन करके। राइट। तो आप उस पे क्लिक करोगे जैसे, तो एक बॉक्स बना हुआ आएगा, उसमें पैरामीटर डालना है। हुँ, तो मैंने जो ये पैरामीटर सारे हैं ना, मैंने यहाँ पे डाल दिए। किस तरीके से डालना है वो भी मैंने लिख रखा है यहाँ ठीक पे, है, कि वायु ग्रोथ इतनी होनी चाहिए। जो उनका लैंग्वेज है, कोडिंग का लैंग्वेज, वो कोड मैंने डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीन का जो लिंक है वो दे दूंगा, तो पीपल कैन यूज़ दैट एज वेल, ठीक है, है ना? ठीक वो है, बना बनाया है पहले ठीक से। है, और कोई अपना बनाना चाहता है इन पैरामीटर्स को, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट देयर एंड रन दिस क्वेरी करके एक ऑप्शन आएगा नीचे। तो उसको जैसे आप डालोगे तो फिर स्क्रीनर आ जाएंगे, मतलब कौन कौन से कंपनी हैं जो पैरामीटर उसको फुलफिल कर रहे हैं, वो सारे स्टॉक आ जाएंगे। मैंने कल रन किया था इस स्क्रीनर को, तो टोटल 23 कंपनी आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, जो दिसंबर क्वार्टरली रिजल्ट जो हमने अभी अभी कुछ भी आ भी रहे हैं रिजल्ट्स अभी,
तो अभी तक तो मेरे वाले जो स्क्रीनर है जिनमें मैंने ये पैरामीटर डाला हुआ है उसमें 23 कंपनीज आ रहे हैं। मैंने पीपीटी में इसमें डाला है 15 कंपनीज, अच्छा। जो 1 to 15 जो आ रहे थे मैंने वो नीचे वाले नहीं डाले हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, मैं एक डिस्क्लेमर के हुए ऐसा नहीं है कि इसको लोग देख के ले लें करके, क्योंकि कंपनी के नेम्स हैं इसमें, और पता चला कि लोगों ने इसको देख के ही ले लिया करके। आपको इसमें डीप डाइव भी करना है, अपने हिसाब से देखना होगा। मतलब ये है कि इसको ब्लाइंडली आप बाय मत करने लग जाओ। लोगों का क्या होता है, कहीं देख लेते हैं, कुछ ट्विटर पे देख लिया तो ले लिया करके, ऐसा भी तो कर राइट, लेते हैं ना। राइट, तो वो डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। अब ये 15 जो कंपनी आए ना इसमें, जो मैंने इसमें यहाँ डाला पर हुआ है। इफ यू हाँ जी, हाँ कैन जी, हाँ जी। अलाउ मी अ क्वेश्चन, हम्म। आपने बोला कि मैंने नीचे से 8 कंपनीज हटा दी, टोटल 23 कंपनी आ रही है, मैंने 15 ली है, तो ये सॉर्टिंग किसी बेसिस पे कर रखी थी आपने, नीचे नहीं वाली नहीं, 8 का मैंने मतलब? हटाई नहीं, मैंने पीपीटी में 15 डाले हैं, टॉप टू 15, और नीचे वाले भी हम। अच्छा, मतलब हमें ट्रैक तो पूरी 23 कम हाँ करनी हाँ, है। पूरे ओके, 23 को ही ओके, करना है। हाँ, मैं सिर्फ पीपीटी में वो शुरू के ठीक है, 15 डाले हैं। मैंने कहा ठीक दो है, दो पेज हो जाएंगे तो ठीक है। डिस्कशन मुझे लंबा लगा हो शायद उस जाएगा। 23 में से कुछ कंपनीज हमने नहीं नहीं हटानी है नहीं, किसी अभी वो पैरामीटर। टोटल 23 को ही देखने हैं हमें, क्योंकि ठीक उसमें है, भी अच्छी कंपनीज हैं। ठीक है। तो अब ये जो 15 आएंगे ना, तो अभी क्या करना है, इस पे एक एक करके ना, अब जैसे अगर 15 को देखोगे तो किसी एक लिंक पे अगर क्लिक करोगे ना, तो उसके डिटेल आ जाते हैं उस पर। जैसे अब मान लो कोई राइट, कंपनी आ गई, जैसे इसमें टिप्स म्यूजिक दिखा रहा है, राइट, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा किसी को बाय सेल करने के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो उस कंपनी की पूरी डिटेल आ जाती है। ठीक है, पीएनएल आ जाएगा, क्वार्टरली, फिर एनुअल वाला आ जाएगा, फिर उसकी बैलेंस शीट आ जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरे टेबल प्रॉपर तरीके से बना हुआ आता है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे कैसे देखना है। अब जैसे फर्स्ट जो टेबल होता है उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स का होता है। तो उसमें क्या है, मैंने ये 3 चीज़ें हाईलाइट कर रखी है जो मैंने आपको अभी बताया, कि सेल्स वाली लाइन देखनी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन वाली लाइन देखनी है, और नेट प्रॉफिट वाली लाइन देखनी है। ये अच्छा, 3 लाइन देखनी है जो हमने स्क्रीनर पे डाला है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, कि क्या सेल्स ग्रोथ इसमें हाईएस्ट है, क्योंकि हम इसको स्क्रीनर पे नहीं डाल सकते। नहीं, सेल्स ग्रोथ नहीं, सेल्स का जो वैल्यू है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, क्या वो हाईएस्ट है कि नहीं है। बिकॉज आप पैरामीटर में नहीं डाल सकते ना उसको। करेक्ट, तो करेक्ट, आप यहाँ शुरू से, क्योंकि 10 क्वार्टर होते हैं कम से कम, तो 10 क्वार्टर में देख लो कि इस क्वार्टर का हाईएस्ट है कि नहीं है। चेक कर लिया आपने, एक पैरामीटर सेट हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन वाली लाइन में क्या देखना है, कि मार्जिन बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा। मान लो 40% था प्रीवियस क्वार्टर में, अब 35 रह गया, तो फिर लिस्ट में नहीं रहेगा वो। तो अच्छा, वहीं से ही वो हटा देंगे हम, फिर टिप्स म्यूजिक हमारे पार्ट में नहीं रहेगा। अच्छा। तो इस तरीके से करके 40 से देखें। 39 चलेगा, 38 चलेगा, ज़्यादा एक होगा तो भी एक डेढ़ चलेगा। परसेंट चलेगा, ज़्यादा तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, हाँ, बट कम नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा बट जो ड्रास्टिकली। कंपनी फॉर एग्जांपल लो मार्जिन वाली कंपनी है, उसमें कम लेकिन उसका होगा। मार्जिन बढ़ रहा है, तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज, अब जैसे मान लो किसी का 6% का रेंज है मार्जिन का, हाँ, राइट। उसका अगर मान लो 5.5% मार्जिन है, दैट्स ओके, हुँ, है ना। बट अगर किसी का मार्जिन लेवल प्रीवियसली 20% है, अभी है 17%, हुँ। समथिंग इज रॉन्ग। तो तो वो ब्रॉडली फिर मान लें कि जो हमारा मार्जिन चल रहा है, हम्म, उसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर उसका 10% मान लें हम, फॉर एग्जांपल 10%, 6% हाँ का, हाँ हाँ 5.5% तक ठीक है, हाँ 5% इज़ नॉट वेरी गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा गिरना, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कंपनी में। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, जब 8-10 क्वार्टर में 20% का मार्जिन था, तो अभी ऐसा क्या होगा जो 15% हो गया ना करके। तो अगर ये चीज़ें नहीं होता, अभी मान लो इसमें तो क्या हो रहा है कि मार्जिन जो है ना 28% से 31% हो रहा है। मैंने कंपनी का नाम नहीं लिखा, तो अब 31% हो रहा है, हुँ, तो ये तो ठीक है आपने लिए। तो ये हमारे, अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, ये भी हाईएस्ट है। तो ये हमारा क्वार्टरली जो है तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर गया इसने। अब एनुअल वाले पे सेम टेबल है। हमने सेल्स देखा, हाईएस्ट है। अ, पुराना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सेबी का है ना रूल, 3 महीने पुराना वाला दिखा सकते हैं। और ओपीएम भी हमने देख लिया, और नेट प्रॉफिट पे देखोगे तो हाईएस्ट है। तो ये जो एनुअल और क्वार्टरली में है, जो हमारे पैरामीटर से फुलफिल हो रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं देखना। बैलेंस शीट वाले टेबल में एक ही लाइन देखना है, सिर्फ बोरोइंग्स की लाइन। बोरोइंग्स की लाइन में हमें ये देखना है कि बोरोइंग्स क्या ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं तो नहीं हो रहे हैं ना। मान लो 20 करोड़ का बोरोइंग था लास्ट हुँ, क्वार्टर, हुँ, अब हो गया मान लो 40, क्योंकि उसका एवरेज ही बोरोइंग का जो चल रहा था पुराने सालों में, तो 20 करोड़ ही रहता था। तो अभी 40 क्यों हो गया? हो सकता है वो कैपेक्स कर रहे हो, हुँ, बट उसका रिजल्ट बहुत दिनों बाद आएगा। कैपेक्स में तो फिर टाइम लगता है ना उसका हुँ, इम्पैक्ट आने के लिए, आपके स्टॉक प्राइसेस पे और सब में। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ बोरोइंग वाले लाइन में, कि बोरोइंग बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा। अब मेरे को सवाल आते हैं कि 50 करोड़ था और इस बार 55 हो गया, दैट्स ओके। पर 50 का 100 करोड़ हो जाएगा तो गड़बड़ है ना? क्योंकि राइट। 50 से 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, वो चलेगा। बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुँ, और एक चीज़ इसको सेल्स रेशियो पे भी देख सकते हैं। मान लो किसी का टॉप लाइन है 1000 करोड़ की, है ना? सेल्स जो है 1000 करोड़ की है,
उसका डेट है 50 करोड़। अब वो मान लो 1500 करोड़ हो गया नेक्स्ट ईयर में। अब वो तो उसी हिसाब से अगर डेट थोड़ा बढ़ भी जाता है तो चलेगा, अच्छा। बट वो फ्लैट है या 10% बढ़ रहा है और ये डबल हो गया तो प्रॉब्लम है वो। ठीक तो है। इसलिए सिर्फ बोरोइंग वाले में यही देखना है कि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो उस स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3 चीज़ें देखनी है कि प्रमोटर होल्डिंग ऑब्वियसली हमने फ़िल्टर पे डाल दिया कि तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 50% से ज़्यादा वाले ही आएँगे इस वाले में। एफआईआई डीआई में देखना है हमें कि क्या हो रहा है एफआईआई डीआई में। एफआईआई में क्या है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अब मान लो 6% था पिछले क्वार्टर में, जून मतलब इस डेटा के हिसाब से जून क्वार्टर में मान लो अगर 6% एफआईआई होल्डिंग थी, अब 2 रह गया, बट फ़िल्टर के हिसाब से तो आ गया होगा वो। बट एफआईआई होल्डिंग कम हुई है ना, 4% कम हो गया, किसने लिया? वो देखना है हमें। अगर उसको डीआईए ने लिया है दैट्स ओके। अगर प्रमोटर ने उतने से प्रमोटर का बढ़ गया तब भी ठीक है। बट अगर पब्लिक के पास जाता है या ऐसा कुछ होता है तब उसको हम नहीं लेंगे। अच्छा। अब मान लो शुरू के हमने 2-3 टेबल देख लिए, सब हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहीं से वो स्टॉक हट जाएगा, वॉच लिस्ट में नहीं आएगा वो। और जो सारे ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे वो मेरी वॉच लिस्ट के वो अंदर आ वॉच लिस्ट में आ जाएगा। सिंपल यही है कि हमने क्या करना है, स्क्रीनर पे जो आया, ये जो मैंने अंडरलाइन करी हुई हैं चीज़ें, इन्हीं को देखना है कि ग्रोथ तो हमने पहले ही स्क्रीनर पे डाल दी, 10% ज़्यादा हो तो वैसे ही ऑब्वियसली आएगा। हाईएस्ट है कि नहीं है, ये सब देख लेना है। और दूसरा बोरोइंग बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, देख लेना है। और एफआईआई और डीआई की अगर होल्डिंग है, उनको ये देखो कि अगर कम हो रहा है, तो उसको लिया किसने है? पब्लिक के पास जा रहा है या प्रमोटर ले रहा है या आपस में ही स्विच कर रहे हैं? आपस में स्विच कर रहे हैं इज़ ओके, बट अगर पब्लिक के पास जा रहा है, वी कैन स्किप दैट कंपनी, फिर ठीक वो है। अपने लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है। अब नाउ टेक्निकल पैरामीटर, तो अब इस तरीके से जो मैंने दिखाया है ना। अब ऐसा करके मान लो 23 कंपनीज हमारी लिस्ट में आई थी हाँ सबसे जी, पहले, हाँ जी। तो कितनी कंपनीज नॉर्मली आप नोटिस करते हैं, कितनी परसेंट ऑफ कंपनीज आपकी एक्चुअल वॉच लिस्ट में रह जाती है फिर? मेरे पास अगर इस फ़िल्टर की बात करूँ तो 5 से 6 रह जाती है। अच्छा, कभी-कभी 23 से 15, 16, 17 के आसपास गायब हो जाती हैं आपके हाँ, यहाँ से। क्योंकि अच्छा। आप क्या होगा ना, जैसे एक-एक करके देखोगे, किसी एक में जाके देखोगे ना, तो उसमें ओपीएम गिर गया होगा। राइट। किसी में होगा कि एफआईआई ने बेच दी और लिया पब्लिक ने, हम्म। प्रमोटर ने लिया। तो किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। वो होगी तो लिस्ट में नहीं होगा। जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, वो जाके वॉच लिस्ट में रहेगा। तो ऐसे सिर्फ 5, 6, 7 5, कंपनीज 6, हैं। 7 ही रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 5, 6, 7 को ये नहीं कि अगर 5, 6, 7 आ गए तुमने ट्रेड करना है उसको। वॉच लिस्ट पे रखा है आपने, देखना है उसको डेली 5 मिनट बस। आप जब 3:30 के बाद जब जॉब वॉब से फ्री हो जाते हो। बड़ा पेशेंस वाला काम है हाँ, ये। और देखो मुझे लगता है कि पेशेंस से ही पैसा बनता है। हाँ। आप क्यों इतना स्ट्रेस लेना है द जीवन मार्केट में? इज अ मशीन ऑफ मूविंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट पीपल। बस वही है, इसीलिए है ये। हाँ। तो नहीं तो अदरवाइज़ आप भागते ही रहोगे। हाँ। आपने ले लिया, आपको पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। और क्या होता है, रिज़ल्ट डे पे ना काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। मैं जानता हूँ कई सारे मेरे फ्रेंड्स को, रिज़ल्ट अच्छा आ गया ले लो। क्यों ले लो, रिज़ल्ट अच्छा आ गया? रिज़ल्ट आने के बाद 15% बढ़ चुका है। हाँ। तो व्हाई टू बाय दैट कंपनी? वेट, अब कोई ऐसा नहीं कि जाता ही रहेगा ऊपर। वो आना है उसको नीचे। सारे स्टॉक को अपने एवरेजेस पे आना होता है ना? तो अगर मान लो कि रिज़ल्ट की वजह से क्या होता है, क्राउड पूरा घुस रहा है उसमें, सब लोग बाय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जाएगा ऊपर। तो नीचे आने का वेट कर लो, 10 दिन में आएगा ना। तो आपको उस समय फोमो वाली फीलिंग नहीं कोई होती? फोमो वाली फीलिंग नहीं। अच्छा। मैं शुरू में थोड़ा रहता था, अब कोई अच्छा। फोमो वाले वेट करता हूँ अपना आराम से। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो अभी मैं 5-6 अभी क्यों आया है कंपनी? हम्म। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके पास 40 आएँगे, हम्म। 40 में से आपके पास 10 आएँगे शॉर्ट लिस्ट वाले। अच्छा। जब क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं। अभी अगर लास्ट के 2 क्वार्टर देखोगे ना, आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। अगर कंपनीज़ के आप क्वार्टरली रिजल्ट्स नोट करो लास्ट 2 क्वार्टर्स के, इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो इसलिए स्क्रीनर पे भी नंबर ऑफ स्टॉक्स कम आ रहे हैं, हम्म। और फिर जब शॉर्ट लिस्ट करते हो तो उस पर भी 5-6 ही रह कम आ रही जाती है। है। हाँ। बट जब पीक पीरियड होता है, जब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आपको 10-12 मिल जाएँगे। और आपको एक साथ नहीं लेना है ना आपके पोर्टफोलियो में, आपको 1-2 ही लेना है। तो आपने 10 देखा हुआ है, आज 1 आया है नीचे किसी वजह से, कोई भी आजकल न्यूज़ आ जाते गिर जाते हैं, तो आपने 1 ले लेना है। फिर उसके बाद आप देखते हो 2-3 दिन बाद फिर एक कोई मिल गया, फिर 1 ले लो। अच्छा, नीचे आने पर कोई क्राइटेरिया है हमारा कि हमें मैं यहाँ पर बैठना टेक्निकल है, मैं अच्छा, यूज़ वो करता हूँ, टेक्निकल यूज क्योंकि करें। अदरवाइज़ मैं तो प्राइस को भी देख के ले लेता हूँ। हम्म। बट फॉर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग लोगों को अगर करना होगा तो टेक्निकल यूज़ करना ही पड़ेगा उनको। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ईएमआईज़ ही यूज़ करता हूँ। ओके। वो मैं आपको बता दूँ। 4 सेटअप मैं बता रहा हूँ, 1-2 सेटअप मैंने कहीं शायद पहले बताया होगा, 2 और एक्स्ट्रा सेटअप्स हैं इसमें। एक तो क्या है कि ईएमआई वाली जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मैं। इस वाले स्ट्रैटेजी में मैंने क्या करा हुआ है कि 10 ईएमआई लगा रखे हैं मैंने। अच्छा। हाँ,
10, 20, 30 ऐसे करके 100 तक ईएमआईज लगे हुए हैं, हर 10 दिन गैप 10 के गैप में। 10 to 100 हो तो इसलिए लगाता हूँ मैं क्योंकि मैं ना ट्रेंड देखना चाहता हूँ। कई सारे स्टॉक ऐसे होंगे ना, तो सबके ईएमआई ना एक लाइन पे चल रहे होंगे ऐसे, है ना? सब एक दूसरे के ऊपर और ऐसे चल रहे होंगे। गया। वो बहुत अच्छा सेटअप मानता हूँ मैं। कई ऐसे होंगे जो जिगजैग होता है, तो अगर जब इतने सारे ईएमआई लगाओगे ना, तो जिगजैग वाला पैटर्न दिख जाएगा आपको। क्योंकि 2 लगाओगे ना, तो फिर कहीं काट रहा होगा, कहीं ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा हो। तो इसलिए मैं 10 लगा के रखता हूँ। और वो 10 क्या होता है, जब रिट्रेस हो रहा होता है अपने हाई से स्टॉक, तो वो ना क्या आपस में ना मिल जाते हैं सारे कन्वर्ज कर EMI। जाते हैं वो दैट इज़ वेरी गुड सेटअप टू एंटर। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पास्ट अगर देखूँ, तो जब ऐसा हुआ है किसी हाई ग्रोथ स्टॉक की कंपनी में, वहाँ पे जो आपका एसएल भी कम होगा और वहाँ पे चांसेस ऑफ बीइंग राइट अच्छा होगा आपका। तो इसीलिए मैं सारे यूज़ करता हूँ फॉर टू सी दैट स्क्वीज़, मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है इस कंपनी में। और इस वाले जो मैं ये सेटअप की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा है कि मैंने 10 अगर लगा रखे हैं, तो इसको क्यों लगा के देखता हूँ मैं पुराना देखता रहता हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट में है, कौन से ईएमआई से बाउंस मारता है। अच्छा। क्योंकि आप देखोगे कोई-कोई स्टॉक, अगर आप तो करते हो ट्रेडिंग, तो आपको पता होगा। तो कई स्टॉक ऐसे होगा ना, हमेशा से लास्ट 3-4 बार देखोगे पुराना हिस्टोरिकली, तो 20 ईएमआई से ही वो मारते हैं हमेशा, बाउंस मारेंगे। यस। कुछ होंगे 10 से करेंगे, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि नहीं 20 पे आएगा तो बाय कर लेंगे। मेरे को सवाल आते हैं कि 20 पे आ गया तो ले लें, ऐसा नहीं है। आप ये देखो वो स्टॉक कैसे बिहेव करता है ना? हिस्टोरिकली उसने कैसे बिहेव हर किया है। स्टॉक की अपनी एक चाल होती है, अपनी उस चाल चाल को होती नोटिस है। कर लीजिए। कोई अगर बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक होगा ना, वो 10 से ही बाउंस मारेगा हमेशा, यस, वो यस। आएगा नहीं 50 पे कभी। हाँ। और कोई क्या होते हैं कि 50 पे ही आके आना होता है उनको। अब मान लो कोई आपने स्टॉक शॉर्ट लिस्ट कर दी, वो भाग रहा है, अब 10 के ऊपर है, बट आपने पुराना देखा कि 20 तक आता है हमेशा ये, या 20 पे आके बाउंस मारता है, तो आप वेट करोगे ना कि 20 पे आएगा करेक्ट, तब हम एंटर करेंगे। इट्स करेक्ट, गुड लेवल टू एंटर। तो इस स्ट्रैटेजी में यही है कि आप ही क्या करो, पुराना देखो, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर, या 1-2 क्वार्टर देखो कि कहाँ कौन से लेवल से बाउंस करता है। डेली चार्ट पे देखें हम इस डेली चीज़ चार्ट को। पे देख सकते हो, वीकली पे देख सकते हो। अभी आजकल जो सिनारियो है, आई थिंक वीकली इज बेटर। क्योंकि मार्केट्स नीचे गिरी मार्केट हुई से हैं ऐसे हैं, सब लोग आपको सभी सारे वीकली लेवल पे ही मिलेंगे। बट जब हाँ मार्केट अच्छे होते हैं, तो आप डेली पे यूज़ कर सकते हो। ओके। तो इसमें जिस जिस स्टॉक को मैं ये मतलब सेटअप में दिखा रहा हूँ, अगर आप देखोगे ना, 3 सर्कल मैंने बना रखा है। तो प्रीवियसली क्या करा है कि ये 30 के आसपास, 20-30 के आसपास ना ये बाउंस मारता है। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसमें भी फिर लास्ट टाइम फिर इसने वहीं से भी बाउंस किया, अभी वहीं पे है। तो अब क्या करेंगे, एज़ ए ट्रेडर अगर आपके वॉच लिस्ट पे है वो स्टॉक और वहीं पे उसी लेवल पे है, तो एंट्री क्राइटेरिया तो है यहाँ वो, पर बाय कर लेंगे इसमें। बाय कर सकते हैं। ओके। तो ये बढ़िया एक सेटअप है। तो आप अगर 10 है ना, तो 10 पे आप अलग-अलग कर दो। इस सेटअप के 3 हैं और जो बाकी मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो उस सेटअप पे अगर कोई फुलफिल होता है, आप एंटर कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में ये जो स्टॉक है, जो ट्रेड करते होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन-सा स्टॉक है या नहीं है, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये हमेशा से ऐसे ही करता है, जब इस लेवल पे आता है ना, तो वहीं से बाउंस मारता है। अभी इस लेवल पे है, तो एक डिसेंट लेवल है टू एंटर, और वहीं से बाउंस भी कर रहा है। मार्केट खराब है, तो ये अपना बाउंस कर रहा है, बिकॉज़ उसका हिस्टोरिकल ही ऐसे ही वही वाला करता है वो, पैटर्न रहा वही है वाला उसका। पैटर्न रहा है। तो ये बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन है कि जो स्टॉक जहाँ से बाउंस करता है, वहाँ पे आप अदरवाइज़ हम टेक्निकल नहीं भी देखें तो भी सिर्फ वो फंडामेंटली साउंड कंपनी जो 5-6 निकाली थी, हाँ, हम वो भी करेक्शन होने पर उसको बाय कर सकते हैं। करेक्शन, हाँ, चीपर लेना है। मैंने कहीं बोल दिया कि 15% नीचे लेना है, तो सब लोग 15% ही, 15% इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। मैं ये कह रहा हूँ 15 टू 20% के बीच में ले लो। आइडिया इज़ टू बाय चीप। या फिर जिस समय रिजल्ट आने पर स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया था, हाँ, उतना वापस अपने फेयर वैल्यू के आसपास आ हाँ, जाए तो वहाँ पर उसको बाय कर लेंगे क्योंकि हम। वो क्राउड वाला हुआ है। हाँ। आपको क्या लगता है, मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो एफआईआई वगैरह है ना, रिजल्ट डे पे कभी बाय नहीं करते। वो पहले पोजीशन लेके बैठे हैं। हाँ, हाँ। जो स्टॉक को उस दिन मूव करा रहे हैं ना, वो जनता है, रिटेलर है। हुँ। वो रिटेलर ही उसको मूव करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आ गया, सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। अच्छा। 3-4 फ़ोन इधर-उधर घूमते हैं, हुँ, तो फिर और बाइंग आ रही हो। हाँ, देखा-देखी भी होता है ना कि बहुत हाँ। अच्छा रिजल्ट है। और आप मीडिया में भी उस समय पूरा वो स्टॉक के बारे में बात चल रही बिल्कुल, होती है, हवा फैली हुई होती है, तो लोग बिल्कुल। उसको बाय कर और लेते हैं। मैं ट्विटर पे आजकल थोड़ा एक्टिव हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, रिजल्ट आते ही बीएसई में स्क्रीनर पे अपडेट होने के लिए 2-4 घंटे लगते हैं। जैसे ही आता है तो ट्विटर पे बातें होने लगती है। आप सोचो ना, बड़े-बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं। व्हेन दे पब्लिश कि हाँ रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट है, तो क्या करेंगे लोग? रिटेल तो लेंगे ना। 1 लाख में से 10,000 लोग भी अगर 10,000 लेंगे भी ले लें, ऑर्डर डलने लग जाएँगे, होता है। आप तो देखो ना टीवी में क्या होता है, जब आप टीवी में एनालिस्ट लोग आके बताते हैं, हुँ, खाली उस स्टॉक का नाम लेते हैं, तो
10% बढ़ जाता है या 5%, करेक्ट। क्या कौन होता है? आपको लगता है एफआई एफआई नहीं नहीं नहीं, करते एफआई कहाँ उसको टीवी देख रहे होंगे। वो नहीं टीवी देख रहे, टीवी तो रिटेलर देख रहा है ना, हाँ। तो वो अपना लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उस वाले पैनिक में आप बाय मत करो, अच्छा, और आप 15-20% नीचे अगर वो मिलता है तो बट आप मेरे ले ख्याल लो, से ये बोलना आसान है आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हैं। पेशेंस के बट साथ। कोई हाँ। अगर बिगिनर होगा तो हुँ। उसके लिए उस समय वेट करना बड़ा सा डिफिकल्ट सा हो बहुत जाएगा। डिफ़िकल्ट है, बहुत, मैं जानता आपको भी हूँ ना। स्टार्टिंग में लगता था डिफिकल्ट? मेरे को लगता था, मुझे लगता था कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हाँ। तो ले लो, हाँ, और है ना? इमीडिएटली लो, कहीं हाथ से ना निकल हाथ जाए। से हमें ना लगता है निकल कि जाए, फोमो। एक यही स्टॉक है जो मेरे को करोड़पति बना देगा। बस, अब तो फिर आप ना एंटर कर लो। बट उसमें ठीक है, अब जाके मैं सीख गया हूँ, लोग प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएँगे। और दूसरा एक चीज़ और है बड़ा अच्छा उसमें, कि मान लो रिज़ल्ट से पहले ना वो पहले से रिट्रेस हो रखा है, नीचे है वो। अच्छा, क्या होता है ना, एक तो रिज़ल्ट के टाइम पे ऊपर ही होता है, ऑल टाइम हाई पे, अच्छा। वहाँ से भाग रहा है। तो अगर आपने वहाँ ले ली तो प्रॉब्लम है। बट अगर वो रिज़ल्ट से पहले अपने प्रीवियस हाई से 20-30% नीचे ट्रेड कर रहा है हुँ, और उस दिन वो 5% बढ़ रखा है बिकॉज़ ऑफ रिज़ल्ट, तो आप हुँ। एंटर करना सेफ अच्छा, है ना? क्योंकि अब हाई था, पहले से ही ऑल टाइम हाई पे था, रिज़ल्ट अच्छा है और भाग रहा है, बिल्कुल टॉप पे पकड़ लोगे तो आप। बेसिकली मैं एटीएच पे ना लूँ उसको, डिप पे अगर मुझे मिल रहा है तो मैं ले डिप पे लूँगा। लेना, मेरा आइडिया रहता है कि आप चीप लो। जो सब ले रहे हैं ₹100 पे ना, आप 90 पे कोशिश करो उसको लेने के लिए। वो आइडिया है बेसिकली। ओके। सेकंड सेटअप जो है ये क्या है, प्रीवियस आई सेटअप मैं इसको कहता हूँ, टच एंड गो स्ट्रैटेजी कहता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे ना, तो कहीं किसी एक जैसे मान लो रिजल्ट के बाद वो भाग गया, उसके बाद नीचे आता है, कब तक नीचे आएगा किसी को नहीं पता। हुँ, मोस्ट लाइकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जो प्रीवियस क्या होता है, बढ़ गया पहले, और उससे पहले भी एक प्रीवियस आई होगा। जैसे इस वाले केस में एक प्रीवियस आई इससे पहले है। पता नहीं, शायद 2 महीने 3 महीने कंसोलिडेट कर रहा है उस लेवल पे। उस रिज़ल्ट आया, कुछ आया, भाग गया बहुत तेज़। फिर यहाँ तक भागने के बाद ना फिर नीचे आया कौन से लेवल तक? उस लेवल तक। तो वहाँ पे एंटर करना है। अच्छा। क्या हो रहा था, 2-3 महीने पहले कंसोलिडेट करा है कहीं पे। रिज़ल्ट आया, भागा, हाथ नहीं आया किसी के। हुँ, जो लोग मतलब रिटेल तो कुछ तो लेंगे ही लेंगे, कुछ लोग नहीं ले पाएँगे। तो उनको कहाँ तक वेट करना है? जो पूरा इससे पहले वाला जो हाई था ना, ये वाला हुँ। जो ज़ोन जिसमें मैंने मार्क किया है इसमें, जो इस भी यहाँ पे ज़ोन के सपोर्ट आस ज़ोन की तरह काम करेगा मार्केट के हाँ, अंदर, जो वहाँ पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ज़ोन है, हाँ, इस वाले ज़ोन में लोगे तो ये भी एक सेफ स्ट्रैटेजी है। अच्छा। बिकॉज़ वहाँ पे इतने महीने या हफ्ते उसने कंसोलिडेट कर रहा, वहाँ पे बाइंग है, कुछ ना कुछ तो है। और ठीक हाई ग्रोथ स्टॉक भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ से और नीचे चलेगा, चला जाएगा, 5-7% चले जाएगा। ठीक है। बट वहाँ से आप लोगे तो आप थोड़ा सेफ हो। तो अब इसके लिए और पेशेंस चाहिए, क्योंकि लोग इतना वेट नहीं कर पाएँगे कि प्रीवियस हाई तक आए। और करेक्ट, लोगों को ना बड़ा वो है कि लोगों को लगता है कि आएगा ही नहीं यहाँ पे, इतना कैसे आ करेक्ट, जाएगा? करेक्ट। 1500 पे चल रहा था, अब आ गया 1200, हाँ, 1000 कहाँ से आ जाएगा? 1000 नहीं आ सकता। तो वो नहीं है। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, आप होल्ड करो, बट ये आपको अच्छा देके जाएगा। बट कुछ स्टॉक तो आपके मिस हो जाते होंगे इस वाले बिल्कुल थॉट होते हैं, प्रोसेस से? बिल्कुल होते हैं। बट उसके बारे में आप नहीं सोचते? मैं नहीं सोचता, अगर मेरे हाथ में नहीं आए तो कई ऐसे स्टॉक होते हैं मेरे अच्छे वॉच लिस्ट में आ गए, मैं वेट कर रहा हूँ लेने के लिए, वो आते ही नहीं नीचे। अच्छा। तो मैं उसको लेके फिर फोमो में नहीं आता, यार मेरे से मिस हो गया, और है ना, क्या दिक्कत है? हाँ, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि बिकॉज़ आप उसको चेज़ करने से अच्छा मैं सोचता हूँ कि सस्ता लो, अपना बैठे हाँ, रहो। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है इसमें जो 15% वाला स्ट्रैटेजी मैं कह रहा था, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो रिज़ल्ट आया, उसके बाद भाग गया स्टॉक, 20-30% भाग गया, है ना? वहाँ से अगर वो रिट्रेस होता है, जो आप भी बोल रहे थे कि जो प्रीवियस लेवल था वहाँ तक आ जाए, या फिर आपने जो रिज़ल्ट के बाद जो भागा है, जो हाई तक पहुँचा है, वहाँ से गिर के अगर जैसे मान लो इस वाले में क्या हुआ था, रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद 25% भाग गया वो। अच्छा। ये डेली चार्ट है ये। तो डेली चार्ट में क्या होगा कि जैसे रिज़ल्ट ये ई लिखा हुआ होता है ना ट्रेडिंग व्यू में, हाँ, जैसे ई लिखा होता है, इस वाले डे पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, वहाँ से 25% भागा। उसके बाद क्या हुआ, ये गिरा, 15% तक आया, 20%, अभी तो और भी नीचे है, अच्छा, 30-40%, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। अच्छा। ये स्ट्रैटेजी में बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। क्या होता है ना, आपने एसएल नहीं लगाया होता तो इसमें लॉस होता है आपको, हाँ, है ना? तो अगर मान लो रिज़ल्ट के बाद जो भी हाई मार दिया ना उसने, वहाँ से अगर 20% नीचे गिर गया ना वो, 15 से 20% के रेंज में, वो सेफ बेट है लेने के लिए। अगर मान लो प्रीवियस हाई वाला भी फॉलो नहीं कर रहे हो, जो मैं इससे पहले वाली स्ट्रैटेजी बोली, या इससे पहले वाली भी नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। आपको लगता है कि मैं हाथ नहीं आएगा मेरा करके। तो जैसे यहाँ पर एक स्टॉक 25% ऊपर गया, हाँ, वहाँ से 15% नीचे भी आ हाँ। गया, मैंने उसको ले लिया। हुँ, आज की डेट में आप उसको कह रहे हैं वो 30-40% भी नीचे है हुँ, और मेरा स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्टॉप लॉस है भी नहीं, हाँ। तो मैं इसको होल्ड करके बैठा रहूँगा? बिल्कुल बैठ सकते हो, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है और इक्वली डिवाइड किया है। अच्छा, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो 8% लॉस में निकलो आप।
7 to 8%। अगर मान लो आप इंडिविजुअली ट्रेड कर इन रहे हो, दोनों मेथड को एक साथ फॉलो करना है या किसी एक को फॉलो नहीं करना नहीं, अगर आप या तो पोर्टफोलियो को फॉलो करो, अगर पोर्टफोलियो लेवल पे है ना, अगर आपने 10 लिया है ना ऐसे स्टॉक, तो अभी जो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, कि कहीं मैंने बात करी थी, अभी क्या है कि वो 40% नीचे आ गया। इट डजंट मीन कि खराब कंपनी है वो आएगा ऊपर, है ना, टाइम लगाएगा थोड़ा सा में भी। और आपने 10 का पोर्टफोलियो बनाया है ना, तो आपको जो 6-7 है ना वो बचाएंगे बढ़िया से। इसमें लॉस भी होगा तो पोर्टफोलियो लेवल पे 10-12% पे निकल जाओ आप, है? है ना। बट अगर आप कर रहे हो स्टॉक वाला स्पेसिफिक, तो फिर गड़बड़ है, तब आपको एसएल लेना होगा। 8% का एसएल मुझे लेना है। 8 to 10% इज द मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये स्टॉप लॉस हम प्रकाश सिस्टम ने, में लगा के रखें या इसको मार्केट को ट्रैक करें फिर हम? आई थिंक स्विंग ट्रेडर तो कहाँ इतना टाइम दे पाते। जैसे मैं जॉब पे हूँ, अगर मेरे को ऐसे इंडिविजुअल ट्रेड लेना होगा तो मैं लगा के रखूँगा। अच्छा। जबकि ये मिथ है, पता नहीं सच्चाई है, कि स्टॉप लॉस सबको दिख जाता है, स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। अगर आपको लगता है ना स्टॉप लॉस यहाँ हंट हो जाता है, तो 1% नीचे रख दो। अगर आपको ऐसा लगता आपका है, आपका इस बारे में क्या थॉट है वैसे? देखो मैं आजकल ना पोर्टफोलियो लेवल पे करता हूँ, मैं स्टॉक लेवल पे करा है मैंने, बट मैं लगा के रखता हूँ अपना। नहीं, नहीं, आपका इस बारे में क्या थॉट है कि स्टॉप लॉस कोई हंट कर रहा है उस मुझे चीज़ का? लगता है करते हैं, हंट करते हैं बिल्कुल। जो अच्छा, बिगर प्लेयर्स हैं, ऐसे नाम वाम तो नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग, उन लोगों को पता चल जाता है कि रिटेल तो नहीं पता चलता उनको, उनको ये पता चल जाता है कि एसएल कहाँ है ज़्यादा। अच्छा। जो, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ भी काम किए हैं मैंने, और मेरे कलीग्स हैं, कुछ दोस्त वगैरह सब इस तरह की चीज़ों में हैं। तो है कुछ, मतलब रिटेल अच्छा, को नहीं पता चलेगा। जहाँ पे सारे, ये कहना है कि जहाँ पे सारे एसएल लगाते हैं ना, वहाँ पे उनका बाइंग पॉइंट होता है। अच्छा। तो ये है, स्टॉक के साथ भी हो सकता है, इंडेक्स के साथ भी हो सकता है। अब ठीक है ना, हम उनसे तो नहीं लड़ सकते, हम अपना तो कर ही सकते हैं ना, कि हाँ ठीक है भैया हमारा इतना लॉस है, हम 10% में निकल लेंगे। और आप जॉब करते हो, आपने नहीं लगाया, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। राइट। ये कभी मिथ में नहीं और एनीवेज़ हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है तो वो जो कितना नीचे जा सकते हैं, कोई 10% आइडिया भी एक नहीं है दिन उस चीज़ का। 20% भी गिर जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इस वाले मिथ में नहीं रहना चाहिए कि नहीं स्क्रीनर पे आ गया और मैंने देख लिया सारी चीज़ें हैं, तो मैं इस पे एसएल नहीं लगाऊंगा। अगर इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हो, आप डाइवर्सिफाइड हो 10 कंपनी में, तब इट्स ओके। बट अगर किसी एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपने कितना भी उसका एनालाइज किया है ना, स्टॉप लॉस शुड बी देयर। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या था, मैं वही जो मैं बोल रहा था आपको, कि मान लो रिजल्ट के बाद भाग जाता है, उसके बाद 10-15% नीचे आया, तो आप एंटर कर सकते हो। बट शर्त यही है कि उसमें 8%, अगर इंडिविजुअल स्टॉक पे कर रहे हो आप, तो 8 to 10% उस पे एसएल होना चाहिए। और दूसरा, जब इस वाले स्ट्रैटेजी में अगर जैसे एंटर कर रहे हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे एक बाय जोन बता रखा है कि 15 से 20% नीचे आ गया, तो वहाँ से ले सकते हैं। एक चीज़ और अगर मिल जाए अच्छा, कि आरएसआई जो है ना, वो अगर मतलब 50 के ऊपर है, तो ठीक है, क्योंकि डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे तो कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि नहीं नहीं, अब जब टॉप से गिर जाएगा तो आरएसआई 50 हो ही नहीं सकता। तो मैंने हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रीवियसली जो है कि मतलब स्टॉक आया अपने प्रीवियस हाई से नीचे, और आरएसआई नीचे गया, बट जब ये ऊपर आता है 50 के आसपास ना, तो यहाँ पे बाइंग बन सकता है। तो ओके। बहुत दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तो वेल एंड गुड है कि आ गया आपने। रिजल्ट के बाद जो रन हुआ, जैसे 26%, 24-25% बढ़ गया, फिर नीचे आया, तो वहाँ उस रेंज पे अगर 15-20% गिरने के रेंज पे अगर आरएसआई 50 के ऊपर है, तो इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। ओके। एक और स्ट्रैटेजी है, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, इसको 20 एंड 100 ईएमए स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। इसमें क्या है कि 2 लाइनें हैं, एक 100 की ईएमए की लाइन है, एक 20 की ईएमए की लाइन है। जो 100 की ईएमए की लाइन है, उसमें 3 चीज़ें मैं करता हूँ। उसमें क्या होता है, अगर आप इसमें देखोगे, एक तो हाई का, एक तो क्लोज के बेसिस पे ईएमए प्लॉट होता है हमेशा। तो ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ईएमए प्लॉट आप हाई पे भी कर सकते हो, लो पे भी कर सकते हो। राइट। तो मुझे 100 वाली जो ईएमए की लाइन है, उसके मैं तीनों लाइन खींचता हूँ। एक क्लोज के बेसिस पे एक लाइन होगा, जो बीच वाली लाइन है, और एक आपका होगा हाई के बेसिस पे, एक लो के बेसिस पे होगा। सिमिलरली फॉर 20, तो दोनों लाइनें खींचनी है, हाई लो क्लोज, और 100 की भी हाई लो क्लोज करके। राइट। तो इस पे क्या, इस वाले स्ट्रैटेजी में क्या करना है कि 2-3 कंडीशन है, कि 100 के ईएमए जो है राइजिंग होना चाहिए, और जो 20 ईएमए है वो 100 के ऊपर होना चाहिए। जब 20 ईएमए के लाइन के हाई को स्टॉक क्रॉस करे, मान लो रिजल्ट आ गया, नीचे आ गया, रिट्रेस हो गया, जैसे इसमें 20% बढ़ा है स्टॉक, फिर उसके बाद नीचे आया, और 20 ईएमए के जो हाई वाली लाइन है, नॉट क्लोज वाली, जो हाई वाली लाइन है, अगर वो क्रॉस करता है, तो वहाँ बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होगा, उसी 20 ईएमए की क्लोज वाली लाइन जो होगी, क्लोज वाली लाइन, नॉट क्लोज द लो वाली नहीं लाइन। लो वाली लाइन, सॉरी, लो अच्छा, वाली लाइन होगी। दोबारा बोलो। तो हाई वाली लाइन पे जो है वो एंटर करेंगे,
और जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 20 का लो वाला लो लाइन। वाले लाइन पे। तो और 100 वाली जो मूविंग एवरेज है वो खाली उसका हाई, लो और क्लोज तीनों अपवर्ड पॉइंटिंग होने चाहिए हाँ, हमारे। प्लॉट वो करेंगे क्योंकि सवाल आते हैं कि 100 का ज़रूरत क्या है इसमें? 100 इसलिए कि वो राइज़िंग होता हुआ होना चाहिए अच्छा और 20 100 के ऊपर होना चाहिए। कई अच्छा। सारे स्टॉक क्या होंगे 100 तो ऊपर है, नीचे 20 है, तो उस पे लोग ट्रेड कर लेंगे कि नहीं 20 का हाई वाले लाइन काट दिया, जैसे इसमें है कि बाय लेवल जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ से ले लेंगे। तो इसलिए मैंने 100 एंड 20 को लगाया। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ हाँ टू जी, अवॉइड एनी हाँ कंफ्यूजन जी। कि हमारी जो 20 वाली तीनों लाइंस हैं हुँ, वो 100 वाली लाइंस के ऊपर होनी चाहिए हमारी, हाँ, और 100 वाली जो लाइन है वो हमारी अपवर्ड पॉइंटिंग होनी हाँ, चाहिए। राइज़िंग होनी चाहिए। एंड नाउ व्हेन द स्टॉक क्लोजेस अबव और द स्टॉक ट्रेड्स अबव हुँ, द हाई वाली लाइन ऑफ 20, हुँ, तो यहाँ पर हम उसको बाय कर लेंगे। बिल्कुल। और उसका ओके, उस टाइम पे एसएल क्या होगा जो 20 का 20 का लो वाला लाइन है लो हमारा। वाली लाइन होगा। ठीक तो है, ये 4 स्ट्रैटेजी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको जो है ना जो स्क्रीनर है उस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे मैं करता हूँ करके ना, लेकिन यहाँ पर एक छोटा-सा क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल। हाँ लेकिन जी, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। अब हाँ इसका जी। मतलब कि हमें ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, इसमें नहीं है तो क्योंकि इसमें मैंने एक इंडिकेटर क्रिएट कर रखा है जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल है और आप भी लिंक लगा सकते हो अपने वीडियो के नीचे। ठीक है। उसमें सिर्फ खाली क्लिक करना है, ऐड टू फेवरेट कर देना है। अच्छा। तो वो लिंक बेस्ड आप ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं ना, हाँ, 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 क्रिएट हाँ, कर सकते हैं। राइट। तो जो भी ऐड करेगा वो मिल जाएगा ये। अच्छा, वो उसका लिंक हम यहाँ पे डाल हाँ, हाँ, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं स्क्रीनर डॉट इन पे आ गया हूँ, तो अब क्या करा जो मैंने एक बना रखा है स्क्रीनर जिसका आप लिंक आप दे देना अपने व्यूअर्स को। तो इस पे जब अब मैं क्लिक करूँगा पैरामीटर सारे मैंने यहाँ नीचे देखोगे तो यही डाल रखा है मैंने वायो ग्रोथ ये सब प्रोमोटर वगैरह जो हमने डिस्कस किया। तो करंटली कितने आ रहे हैं 23 कंपनीज़ आ रहे हैं। तो टोटल 15 जो ऊपर से आ रहे हैं उनको एक-एक करके वैसे ही देखना है जैसे मैंने अभी हाइलाइट कि करे थे हाईएस्ट एवर पीपीटी में, सेल्स होनी चाहिए हाईएस्ट एवर हमारे सेल्स पास, है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और हाँ, वो सारी जो चीज़ें मैंने जो एक्सप्लेन करी डिस्कस वो करिए। चीज़ें और मैंने हाइलाइट भी करी है पीपीटी में, ये लाइन पे ये चीज़ें देखनी है। अब क्या है कि लोगों को अगर ये लगता है कि यार बड़ा क्रिटिकल है, कि कैसे सब देखेंगे ना हाईएस्ट है या नहीं है, तो मैंने एक रेटिंग सिस्टम कर रखा है। अब उसके लिए क्या है, जैसे मान लो इसमें एक देख रहा है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक कंपनी दिख रही है टिप्स म्यूज़िक करके, 2 कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ। जब मैं टिप्स म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा तो इस तरह का एक विंडो खुलता है। तो इसमें ये जो ऊपर है ना, ऊपर वाले सेक्शन पे जहाँ पे मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो ये सब होता है ना, मैंने 4 चीज़ें और ऐड करी हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ का एक डेटा पॉइंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इसमें है, आप ऐड कर सकते हो उसमें जाके ना, एडिट ठीक एडिट है। रेशियो करके ऐड है, रेशियोज़ उसमें करके जाके ऐड हो ऐड जाएगा। रेशियो करके कर सकते हैं। और आप खुद भी इसमें रेशियो बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हैं। कैसे करना है इसमें, जैसे एडिट रेशियो में जाओ यहाँ पे, उसके नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू रेशियो करके आता है, तो मैंने ये बना रखे हैं सारे ना। तो जैसे मान लो मैंने एक बना दिया है एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ करके, तो इस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह के रेशियो नेम में आप लिख दो एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ, शॉर्ट नेम में एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ, रेशियो परसेंटेजेस में है, फॉर्मूला यहाँ लगा दिया मैंने एनुअल ग्रोथ कैसा होगा कि लास्ट ईयर ठीक है, ठीक है। और वर्सेस प्रीवियस ईयर माइनस 1 करके इंटू मल्टीप्लाई मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इस तरीके से स्क्रीन आप अपना फार्मूला क्रिएट भी कर सकते हो और ऑलरेडी अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, डाल सकते हैं। तो अब जैसे मैं जैसे मैंने टिप्स पे क्लिक किया तो ये चीज़ें आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या कर रखा है, एक एक्सेल शीट बना रखा है, ये भी चाहेंगी अगर आपके व्यूअर्स तो आप इसको भी बिल्कुल, बिल्कुल, करा बिल्कुल। विल सकते बी हैं। हैप्पी हैविंग इट। अब ये बड़ा सिंपल मैंने बना रखा है इसको। इसमें क्या करता हूँ मैं कि जो भी हम क्या कर रहे हैं इसमें स्टॉक आ रहे हैं, उसका जो ऊपर वाला टेबल है, यही टेबल अगर लोग अपना लगा लें, किसमें क्या कहते हैं अपने वाले जब लॉगिन करके जो आएँगे, तो इसको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ से मार्केट कैप से लेके ये इतना कॉपी करना है खाली। देन इस एक्सेल जो मैंने बना रखा है इसमें फार्मूला सब कुछ लगा हुआ है, आप लिंक दे दोगे तो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके पैरामीटर वाले एरिया में जाके इसको खाली इसको क्या करो पेस्ट कर दो। अच्छा, तो इसमें क्या है कि मैंने रेटिंग सिस्टम लगा रखी है इसमें। रेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, जो हमने डिस्कस किया वही है कि अगर मान लो आरओसी 20% से ज़्यादा है तो उसकी एक रेटिंग है। अब जैसे क्या कहते हैं सेल्स ग्रोथ अगर मान लो 10% से ज़्यादा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तभी एक रेटिंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे करके मैंने रेटिंग सिस्टम दे रखी है। ये ऑटो कैलकुलेटेड सीट है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। खाली बस जिस स्टॉक को वहाँ देख रहे हैं ना, उसको लाके यहाँ पे इस वाले एरिया में खाली पेस्ट कर दो एक्सेल पे, तो उससे अपने आप ये कैलकुलेट होके आ जाएगा अरे वाह! कि ये इसका रेटिंग जैसे टिप्स का आ रहा है 9, जबकि टिप्स का रिजल्ट देखोगे बहुत अच्छा है ना? अभी सब लोग टिप्स की बातें कर रहे थे, तो मेरे रेटिंग सिस्टम के बोल रहा है कि नहीं ये नहीं लेना है। अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो पैरामीटर मैंने डिस्कस किए हैं ना, उस सबको मैंने यहाँ पे फ़ॉर्मूले में डाला हुआ है। हुँ,
है ना? तो और हर पैरामीटर को एक वेटेज दे रखी है हाँ, आपने एक उसके अंदर? वेटेज मैंने सिंपल बना रखा है इसको अच्छा। कि भई अगर मान लो 10 से ज़्यादा है तो 1 की रेटिंग है उसकी, हुँ, इस तरीके के कर रखे हैं मैंने। तो अब मान लो जैसे इसमें मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ कितने 8-9 पैरामीटर को इवैल्यूएट कर रहा हूँ मैं। तो अब मान लो अगर 8-9 में से 5 ए आए मेरे पास, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 जो परसेंटेज आएगा उसी के बेसिस पे ये रेटिंग डिसाइड कैलकुलेशन कर हो देगा रखा है। उसको। हाँ। ओके। अब जैसे एक तो इसमें मैंने देख लिया, अब अगर मान लो अगर कोई दूसरा एक स्टॉक देखना होगा जैसे अगर मैं इसमें देखूँ, 1 सेकंड कुछ भी देख सकते हैं, जैसे मान लो शक्ति पंप है, शक्ति पंप की बहुत बारे में बात होती है, तो जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो भी ये पैरामीटर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और फिर मैंने इसको एक्सेल में डाला यहाँ पे। कुछ नहीं, खाली वैल्यू पे जाके उसको पेस्ट कर देना है वहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ऊपर से टेबल कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो इसमें मेरी रेटिंग के हिसाब से आ रहा है, डीप डाइव करो इसको। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि और डिटेल में जाके देखो। अगर मान लो कोई वो टेबल नहीं देखना चाह रहा है जाके एक-एक करके, तो सिंपल वहाँ से कॉपी करके इसको डालो यहाँ पे। अगर यहाँ पे बाई की रेटिंग आती है तो समझ जाओ कि सब कुछ ठीक है उसमें, हुँ। तो आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आप देखोगे फिर बोलोगे यार नहीं ये चीज़ तो उन्होंने बोला तो था। क्या चांस है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हमने हुँ, टिप्स का यहाँ पर नाम लिया हुँ। अभी के लिए, सो नॉट अ रिकमेंडेशन टू नहीं, बाय नहीं किसी योरसेल्फ, का, हाँ, हाँ जी। बट फॉर एग्जांपल टिप्स का नो लिखा हुआ है, हुँ। तो क्या चांस है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आपने क्या नोटिस किया है अपने एक्सेल के बाद से, एज इन कि फिर वो ऊपर नहीं जाता क्या, नहीं या जिसमें जाएगा। आपका बाय लिखा हुआ आ रहा है उसमें जल्दी ऊपर जाता है क्या? ऐसा क्या नहीं, डिफरेंस है उसके वो अंदर? ऐसा नहीं है। ये जो मेरी बाई की रेटिंग है ना, इसका मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स हमारे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो सबको फुलफ़िल कर रहा है। अच्छा। तो क्या होगा कि मान लो वाई-ओ-वाई ग्रोथ तो 10% है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ नहीं हुआ और हम्म, सीज़नैलिटी भी नहीं है उसमें। तो इन दैट केस क्या होगा, मेरे को ये नो की रेटिंग देगा। अच्छा। क्योंकि हमने वाई-ओ-वाई तो फ़िल्टर में तो नहीं डाली है ना कहीं। नहीं, हम्म। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं डाला हमने खाली। हम्म। क्योंकि सीज़नैलिटी को हटाने के लिए स्क्रीनर पे हमने सिर्फ़ वाई ग्रोथ डाली है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर को तो नहीं देख रहे हो ना आप। तो आप एक्सेल में सीजनलिटी को कैसे चेक कर पा रहे हैं वहाँ नहीं, पर? नहीं, एक्सेल को मैंने ये डाल दिया कि एक्सेल में मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को भी ले रखा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बट जब आप मेन स्क्रीनर पे डाल दोगे ना वाई-ओ-वाई के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आएगा हम्म। ही नहीं, अच्छा। है ना? क्योंकि ओके। सीज़नैलिटी वाले हट जाएँगे वो। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो वाई-ओ-वाई ग्रोथ बहुत अच्छी है किसी की और हम्म। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है 5-7%, तो नोन लिखा हुआ नहीं आएगा इसके रेटिंग वाले सिस्टम में, इसमें आएगा डीप डाइव। अच्छा। देन यू कैन सी कि सीज़नैलिटी है क्या नहीं है। अगर सीज़नैलिटी है तो ऐड कर लो, ओके। है ना? उस केस में। अब जैसे इसमें कंपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब व्यूअर्स के लिए, एक कंपनी जिसकी बाई की रेटिंग आ रही थी। अगर आप इसको चेक करोगे जाके, सारे पैरामीटर अच्छे हैं। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, अलीवस करके नाम था उसका, हाँ ये रहा। अब जैसे मैं इसको क्लिक किया और कुछ नहीं करना है, तो इसमें मैं पूरा ये कॉपी कर रहा हूँ और ये सारे ऑटोमेटिक है, मैंने कुछ नहीं करा है इसमें। जो अवेलेबल है उसी को मैंने ऐड कर रखा है। बस इसको कॉपी करके मैं इसको एक्सेल में डाल रहा हूँ। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, बिकॉज़ अच्छा। क्योंकि सारी चीज़ें इसमें फुलफिल है। अगर आप इधर रेटिंग वाले एरिया में देखोगे, इसमें सारे फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं। इन दोनों सेक्शन को कुछ नहीं करना है, खाली लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, तो अपने आप रेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। परफेक्ट। तो इससे क्या होता है ना कि लोगों का टाइम तो एक तो बचेगा। हम्म। दूसरा क्या है कि अगर कुछ मिस हो जाता है उनके इंटरप्रिटेशन में, तो ये चीज़ उनको बता देगी कि ये जो है मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक है। तो अगर पूरा समराइज़ करें, हमने पहले स्क्रीनर को अपने पैरामीटर डाले, जो आए हमारे स्क्रीनर, जैसे अभी 22-23 स्टॉक आ रहे हैं, तो उसको अगर आपको डिटेल में नहीं देखना, अगर 23 मुझे नहीं देखना है, हम्म। तो आप एक क्लिक करो उस पे, ऊपर वाला जो टेबल जैसे मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया, उसको खाली कॉपी करो, इस वाले सेक्शन में लाके आप इसको पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय आ जाएगा, तो ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेके डाल दो वॉच लिस्ट में। और उसके ऊपर हम टेक्निकल चेक करना शुरू कर उसके बाद देंगे, वो 4 किसी जो भी एक मैंने, पैरामीटर के ऊपर हाँ, हम जो उसको चेक 4 करें। स्ट्रैटेजी मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि यही करो, तुम अपना कर लो। हम्म। तुम्हें स्टॉक अच्छा मिल गया क्योंकि और टेक्निकल का तो सिर्फ 20% रोल है हाँ, आपके अकॉर्डिंग। 20% रोल है। अब किसी को कोई टेक्निकल अच्छा लगता है कि मैं ये क्रॉसओवर पे लेता हूँ या कुछ लेता हूँ, तो वैसे ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम थोड़ा और बचेगा और आपको जो एक क्या होता है, एनालिटिकल जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसपे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप देख रहे हो, पता चला कुछ मिस हो गया। फॉर्मूले से तो नहीं मिस हो सकता ना, तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए इस तरीके से करा है। तो सिंपल खाली इसको डालो, इसमें जो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लोग इसको आराम से डाल सकते हैं। एडिट रेशियो करके उसको एक-एक करके डाल दो, कॉपी करो, वहाँ पेस्ट करो, तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाय मान लो 23 है, आपको 23 बार कॉपी पेस्ट ही तो करनी है विदाउट लुकिंग इनटू राइट, एनीथिंग। राइट। तो स्ट्रॉन्ग बाय वाले जो आ गए वॉच लिस्ट में डाल दो, बाय वाले आए तब भी डाल दो। जहाँ डीप डाइव आ रहा है चेक कर लो, नो आया छोड़ दो उसको।
इस तरीके से भी करोगे 7-8 बज जाएंगे, तो 23 में टाइम से से 8 तो ज़्यादा बना। इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंस के साथ बैठ पाना उन हाँ स्टॉक्स के अंदर जब बाय बनेगा, हाँ, सो वो ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा वो ज़्यादा बड़ी रेसिपी है मेरे ख्याल बिल्कुल से। बिल्कुल। और मैं इसीलिए ना टेक्निकल जो पार्ट है ना, मैं व्यूअर्स पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप मेरे अंदर पेशेंस है, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर राइट, पेशेंस होगा राइट। ना, तो दे कैन ट्राई देयर ओन टेक्निकल जो भी सेटअप यूज अच्छा, करते अगर मैं ये सारे स्टॉक्स जो आपके 23 आए, फिर मैंने एक्सेल पे डाल दिया, हैं। एक्सेल पे डाल के मेरे पास 7 या 8 स्टॉक बचे। हाँ, अगर मैं ये सारे बाय कर लूँ, कोई प्रॉब्लम है? वो भी बढ़िया है। कोई मैं कोई उसके दिक्कत बारे में बोलने वाला था, दैट इज़ उसको बॉक्स स्ट्रैटेजी कहते हैं हम लोग, मतलब कई लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या 8 आ गए, आपको उसी दिन फिर आप बायस्ड मत होना है कि या तो आप ये वेट करो आज वो सारे। 5% नीचे है, 10% ऊपर है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सारे के सारे 7-8 स्टॉक परचेज़ कर लिए, हाँ, बॉक्स में स्ट्रॉन्ग बंद करके। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक मतलब स्ट्रॉन्ग वाले बाय वाले आ गए, हाँ, या बाय वाले हैं 6-7 आ गए, तो आप उनको ले लो। और प्रेफ़र करो कि जिस दिन थोड़ा डाउन डे है ना, उस दिन 5-6 को उठाओ एक हुँ, साथ, हुँ। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें कोई इसका इनमें से नाम एक सुन रखा था, पसंद ये है तो एक्स्ट्रा इसको परचेज़ ज़्यादा कर डाल दो। लिया उसका। हाँ, सब पे हाँ, एक इक्वल रिस्क और लो। फिर पूरे के पूरे बॉक्स का, पूरे के पूरे पोर्टफ़ोलियो का 15% का टारगेट लगा दिया और 15 फॉर से नहीं, एग्ज़ाम्पल 10। 12 भी अगर आप कमा लेते हो हाँ, 2-3 नहीं महीने में, बहुत इट्स बहुत अच्छी वेरी बात, गुड बहुत रिटर्न अच्छी ना। रेट है। 10-12% इज़ 2 महीने वेट करो और कुछ करना नहीं है तुमको। हाँ, हाँ। और उसमें ये ज़रूर नहीं करना कि जो प्रॉफ़िट आ रहा है उसको तुम काट दो, और जो लॉस आ रहा है उसको लेके होल्ड करना, वो नहीं वो नहीं करना है। करना, बॉक्स को बॉक्स की तरह बॉक्स एग्ज़िट की करना तरह ही है, करना बॉक्स है। की तरह एंट्री करना है। बस, बस। आप एंट्री भी ऐसे ही करो, एग्ज़िट भी एक और साथ। एग्ज़िट का स्टॉप लॉस क्या रहेगा पूरे बॉक्स का? 8-9% के आसपास आठ का? 10% कर लो, अगर 10% आता है आपको हुँ, 2 ढाई महीने में, इट्स वेरी गुड काइंड ऑफ रिटर्न। आप कंपाउंडिंग पे सोचो, और ये स्टॉक हुँ, है ना? आप अगर आप ऐसे 2-3 महीने में कंपाउंड कर लो, शुरू में थोड़ा बोर लगेगा, अब हुँ। आगे का देखो कैसा होता है, और एवरी क्वार्टर यू विल गेट न्यू कंपनीज़। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा क्वार्टर खत्म हो गया। हुँ। अब यहाँ पर ना मेरा टारगेट हिट हुआ, ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस बॉक्स का क्या करना है? अगर खत्म हो गया और दूसरी, क्वार्टर खत्म हो गया, लेकिन अब नए क्वार्टर के रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये वाला सिनेरियो परफेक्ट है वो, है ना? ये जो अभी चल रहा है, मान लो हाँ, मैंने अगर बनाई होगी, किसी ने बॉक्स बनाई है ना मेरा जैसे। स्टॉप लॉस कटा है, यहाँ पर तो चलो मान लेते हैं कि हाँ, मार्केट डाउन रही है, तो स्टॉप लॉस भी हो सकता है कट गया हो कि बट मार्केट साइडवेज चल रही है मेरी। हुँ, तो ना मेरे बॉक्स का, ना मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉप लॉस कटा, ना मेरे पोर्टफोलियो का टारगेट आया। ठीक अब है। क्या अब करूँ मैं इसमें? रिजल्ट सीज़न आ गया, है हाँ, ना? नेक्स्ट हाँ, वाला, आप हाँ, सबको काटो। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। जो स्टॉक मेरे लास्ट क्वार्टर में फेवरेट थे ना हाँ, 6, हाँ। इस क्वार्टर में है ही नहीं वो, अच्छा, है ना? बिकॉज़ क्योंकि उनके रिजल्ट इस क्वार्टर में अच्छे नहीं आए। हाँ, क्योंकि अगले क्वार्टर में तो स्टॉक चेंज हो जाएँगे आपके बिल्कुल वहाँ पर। चेंज हो हाँ, जाएँगे। तो इंस्टेड ऑफ कि नहीं मैंने तो बड़ा देख के लिया था, आपको नहीं पता किसका रिजल्ट खराब आएगा, नहीं आएगा। करेक्ट। 2 कंपनी के बारे में मैंने ट्वीट किया था अभी, एक कंपनी तो मैं ठीक रहा, मेरी थोड़ी अलग इंटरप्रिटेशन थी उसमें। एक कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रही है, डबल, हुँ, है ना? एक कंपनी जो है वो 15% डाउन था रिजल्ट डेट पे, तो मैं क्या करता हूँ, एग्ज़िट ही मारना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे फिर आप ये नहीं कि रिजल्ट खराब हो गया, नहीं पिछले क्वार्टर में अच्छा था, होल्ड करो। फिर या तो आप स्विंग ट्रेडिंग मत करो। आप फिर अगर ऐसा कर रहे हो तो आप लेके बैठो फिर। तो आपने किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी है। आपने नहीं, जैसे ही उसको अगले क्वार्टर आने से पहले-पहले इन सारे बिल्कुल, पूरे-पूरे पोर्टफोलियो को आपने खाली कर बिल्कुल, देना है। बिल्कुल। तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इसको लेके लेके चलते हाँ, रहेंगे। और मान लो इन्फोसिस एंड रिजल्ट से ही चालू होता है अपना हुँ, यस, क्वार्टर। यस, यस। जैसे ही वो डेट आने वाला हो उससे पहले एग्ज़िट कर लो। चाहे तुम 5% लॉस पे हो, चाहे हुँ, 5% प्रॉफ़िट पे हो, या 2% प्रॉफ़िट या 2% लॉस पे हो। आप एग्ज़िट करो, न्यू क्वार्टर, न्यू स्टॉक्स, न्यू बॉक्स। यही होना चाहिए कायदे से। ठीक है। सो अभी तो आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से और हाँ बहुत ही जी। पेशेंटली, जितने पेशेंटली आप ट्रेड करते हैं उतने ही पेशेंटली आपने हमें आंसर दिए हाँ हैं। जी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाँ जी। क्योंकि देयर आर मेनी थॉट्स। हुँ, किसी ने हो सकता है आपकी ही टाइप की स्ट्रैटेजी पे काम किया हो, कोई चैलेंज फेस कर रहा हो। हुँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर हमारे व्यूअर्स के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल। अगर आप उसको बाद में भी जवाब दे पाएँगे। बिल्कुल, सो बिल्कुल। आपका टाइम हमें शायद वहाँ पर चाहिए होगा। मैं कमेंट्स के सेक्शन में या जो भी वीडियो जहाँ पे अपलोड होगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं जब लास्ट जो भी वीडियोज़ हैं मैं कोशिश करता हूँ सबको आंसर कर पाऊँ। बट वही है कि सवाल ऐसे नहीं हो कि ये वाला बाय कर लें, हाँ, वो वाला नहीं वो नहीं। तो नहीं क्योंकि होगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो रूल्स हैं तो उसको ब्रेक नहीं किया जाए। और जो जेन्युइन क्वेश्चन है कि हाँ, इसमें हमें कन्फ्यूज़न है कुछ, तो आई विल आंसर दैट दोज़ क्वेश्चंस। थैंक यू या सो मच प्रकाश, आपके इतने सारे इनसाइटफुल थॉट्स के लिए और बहुत ही पेशेंटली मेरे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। और थैंक जिस यू। तरीके से आपने मुझे समझाया है वो बहुत ही अच्छा था और आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा। हुँ, सो गाइस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं इस पूरे वीडियो को देखने के टाइम पे, वो चाहे फंडामेंटल के रिगार्डिंग हो या टेक्निकल के रिगार्डिंग हो, वो सारे क्वेश्चन आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। प्रकाश विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा पॉडकास्ट समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सो प्रकाश। मच फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग। थैंक यू। थैंक्स।